ऑडियो क्लियर एक बार कंफर्म कर दो सभी, अगर ऑडियो क्लियर आ रहा है तो। क्लियर है, ठीक है। हमने बोलते शायद असाइनमेंट है ना, असाइनमेंट वाला पार्ट डिस्कस कर लेते पहले। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर क्या है? फर्स्ट का आंसर बताओ क्या है? A string 2 meter long is tied to the ends of a uniform rod, है ना? 50 न्यूटन ना, 50 न्यूटन आ रहा है बेसिकली, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एक रॉड है ना, रॉड दे रखा है आपको, एंड क्या दे रखा है, स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग इज टाइड टू द एंड्स ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड। ठीक है, 1.6 मीटर का जो है वो इस तरीके से इसको ये कर रखा है। ठीक है, इसका वेट कितना दे रखा है, 60 न्यूटन ना। ठीक है, और क्या दे रखा है इसमें, टेंशन पूछा है बेसिकली। ठीक है, 1.6 मीटर लॉन्ग, और ठीक है ये 2 मीटर है, तो ऑब्वियसली बात है सेंटर पे ये लेट्स सपोज आपका यहाँ पे नेल है कुछ, तो ये 1 मीटर हो जाएगा, ये भी 1 मीटर हो जाएगा, एंड passes over a nail so that the rod hangs horizontally। ठीक है, तो horizontally है 60 न्यूटन एंड दिस इज 1.6 मीटर। ठीक है, टोटल इज 1.6 मीटर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक टेंशन होगा, है ना, अगर आप इस यहाँ से कंसीडर करते हो ऐसे टेंशन शो करोगे। ठीक है, और यहाँ से चेक कर रहे हो तो यहाँ से ऐसा शो करोगे। ठीक है, तो कहीं से भी आप देख रहे हो रोप स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग का अगर आप ये लाइन देख रहे हो तो टेंशन यहाँ से अवे, यहाँ से देख रहे हो तो यहाँ से अवे दिखाओगे। ठीक है, तो सिंपली टेंशन टी और ये टी इस तरीके से होगा। आपको क्या क्या करना है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अप्लाई करनी है जस्ट। ठीक है, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0। तो आई थिंक 50 तो आ गया होगा ये आंसर सबका, कि नहीं आया? ठीक है, समेशन एफ वाई करोगे आंसर आ जाएगा, बिकॉज क्या होगा, ये जो है ये थीटा होगा कुछ ना कुछ, तो एक इसका कंपोनेंट बनेगा वर्टिकल, एक इसका कंपोनेंट बनेगा वर्टिकल। दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, देखो टी साइन थीटा यहां से एक आएगा और एक यहां से टी साइन थीटा आएगा। ठीक है, ये दोनों ऊपर की तरफ लग रहे हैं, और एक इसमें जो वेट लग रहा है डाउनवर्ड, क्योंकि अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, देखो इस रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो एक टेंशन इधर है, एक टेंशन इधर है, और एक इसका वेट 60 न्यूटन। ठीक है, तो रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम इस तरीके से बनेगा, टेंशन टी ये थीटा ये थीटा इस तरीके से। तो इन दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट्स, इन दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट इसके वेट को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 60। तो यहाँ से आप टेंशन टी का वैल्यू निकाल सकते हो, एंड इट इज अराउंड कितना आ रहा है, 50 न्यूटन। ठीक है, इट इज अराउंड 50 न्यूटन, यही आ रहा है सभी का। हाँ 50 न्यूटन, यस करेक्ट। ठीक है, देन सेकंड बी है ना, तो आई थिंक ये तो क्या सिंपल सा ही क्वेश्चन था। दो कंडीशंस अलग अलग दे रखी है। सेकंड का आंसर बताओ कितना आ रहा है बाकी आप लोगों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है, व्हेन टू फोर्सेस ए एंड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, राइट एंगल पे आपको दे रखे हैं। ठीक है, देयर रिजल्टेंट इज 10 किलो न्यूटन, रिजल्टेंट दोनों का 10 किलो न्यूटन। ठीक है, ए एंड बी दो फोर्सेस इस तरीके से, व्हेन दे आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री द रिजल्टेंट इज 5 into √6। ठीक है, अब ये दोनों मतलब बी एंड ए 60 डिग्री पे इंक्लाइंड,
ठीक है, तो रिजल्टेंट वैल्यू इज व्हाट, दूसरे केस में R1 लेट सपोज इससे कंसीडर करते हैं इसको, R2 तो 5√6 किलो न्यूटन ये दे रखा है, दो कंडीशन दे रखी है और दो फोर्सेस निकालना है सिंपली, है ना। क्योंकि यहाँ पे तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगा, a² + b² इक्वल्स टू व्हाट, r का स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर। यहाँ पे आप दोनों का स्क्वायर करोगे, ये इक्वेशन यहाँ पे यूज होगी, जैसे a² करा b² करा प्लस 2ab cos थीटा, ये बेसिकली क्या है आपका, फोर्सेस को मैं a ही लिख दिया मैंने एक्चुअली ना, इसमें जो फोर्स लग रहा है a, इसमें लग रहा है जो b, मैंने ऐसे ही लिख दिया। और रिजल्टेंट का स्क्वायर करोगे तो 25 × 6 ये चीज, तो a² + b² का ऑलरेडी वैल्यू आपको यहाँ से पता है, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे आप, तो यहाँ से फिर आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, आंसर आ रहा है √50 एंड √50, है ना, आंसर बी आ रहा होगा। बाकी आप लोग ऑनलाइन जो बैठे हुए हो, शुभम, सूर्य, अनवर, आंसर क्या आ रहा है, सेकंड वाले का आंसर बी आ रहा है ना कंफर्म, √50, हाँ ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट, ठीक है, ठीक है। ठीक है, और देन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल, इसमें क्या करना था आपको, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में जो है ये चीज, ठीक है, ठीक, इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे दे रखा है ये वेट W, दिस इज रिजल्टेंट R1, सॉरी मतलब रिएक्शन R1, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ये एंगल आपको 45 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे आप देखोगे तो कितने, ये जो मेंबर आप ड्रॉ करोगे इसमें कितने फोर्सेस इन्वॉल्व है ना, 3 फोर्सेस इन्वॉल्व है आपके यहाँ पे। ठीक है, लेट्स सपोज इसको R1 बोल रहे हो, इसको R2 बोल रहे हो एंड इसको W बोल रहे हो, तो सिंपल लामीज थ्योरम अप्लाई करो और आंसर निकालो। लामीज नहीं अप्लाई करना तो आप समेशन एफएक्स और एफवाई करो, बात एक ही है ना। तो ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आई थिंक हो गया होगा। फिर देन फोर्थ 0.517, ठीक है, ठीक है, 45 एंड 30 डिग्री ये दे रखा है। तो अगर आप इनका कंपैरिजन करते हो तो आपको एंगल तो सारे पता है, ये 90 है, ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा रिमेनिंग 45 डिग्री, ये एंगल रिमेनिंग कितना है 60 डिग्री, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो सारे एंगल्स आपको पता है, तो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो लामीज थ्योरम, तो उसके अकॉर्डिंगली आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, बस एंगल इंपॉर्टेंट है, एंगल आपको पता है, यहाँ पे गिवन आपको सिर्फ 45 था, देखो थर्ड का आंसर √50, बी आ रहा है सूर्य, √50 इज द करेक्ट आंसर। सेकंड, अच्छा थर्ड का पूछ रहे हो, थर्ड का कितना लिखा था, W लिखा था ना शायद, थर्ड का ए आंसर, ठीक है, हाँ। तो ये वाला क्वेश्चन आप मदन आप पूछ रहे थे ना, ये वाला क्वेश्चन हो गया क्या, समझ में आ गया, हो गया ना ये चीज। तो वो बस एंगल आपको देखना है, ये 45 तो ये भी 45 बचा यहाँ पे, ये 30 था, ये तो 60 बचा, ये 90, ये रिमेनिंग 90, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे लामीज लगाओ एंड रेशियो निकालना था T1 T2, ठीक है, सिंपल। देन अच्छा, जो फिफ्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें पूछा क्या है,
उसका नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक चीज मैंने बताया था शायद, इक्विलिब्रेंट बोलते हैं बेसिकली। इक्विलिब्रेंट बेसिकली वो फोर्स होता है जो सिस्टम को इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेके आ रहा है। रिजल्टेंट फोर्स होता है कोई, लेट्स सपोज अगर कोई रिजल्टेंट फोर्स होता है उसकी वजह से आपको सिस्टम क्या होता है कि वो अनबैलेंस रहता है। बट अगर मुझे वही अनबैलेंस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लेकर आना है तो रिजल्टेंट के इक्वल फोर्स लगाना होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में, उसी को हम इक्विलिब्रेंट बोलते हैं। और वही चीज उन्होंने पूछा भी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। कितना आंसर आ रहा है 5 का? हाँ 14.02 02 आ रहा है। एक सेकेंड, इससे कैसे हो सकता है अलग अलग आ रहा है? P 6 न्यूटन, Q आपको दे रखा है 10 न्यूटन, एक्ट एट एन पार्टिकल द लाइंस ऑफ एक्शन आ रहा है। ठीक है, 10 और 6 60 डिग्री दे रखा है। इसमें क्या है, इसमें तो रिजल्टेंट सिंपल लगाना था ना, 3600 प्लस 60, नहीं 2 इंटू करूंगा तो 120 हो जाएगा, इंटू एंगल cos 60 रिजल्टेंट का स्क्वायर। तो यहाँ से रिजल्टेंट का वैल्यू 14 आ रहा है कि 14.02 आ रहा है? एग्जैक्ट 14 आ रहा है ना? हाँ पता नहीं क्या, सबका 14 आ रहा है, सबका 14 आ रहा है। देख लो भाई, अब ये इक्वेशन है, इसको अब इसमें 14 है कि 14.02 है वो आपको देखना है। cos 60 कितना होता है? हाफ ना, हाफ। तो ये कितना हो गया? ये 60 हो गया, 196। हाँ तो फिर वही ठीक है। 6 वाले का आंसर क्या? 6 हाँ 6 का बाकी लोगों का आंसर क्या आ रहा है? 6 वाले का आंसर बताओ। सॉल्व ही नहीं हो रहा है। सिक्स क्वेश्चन का आंसर बताओ। 6 क्वेश्चन, 3 वेरिएबल है 6 में। 0.7L एक्चुअली आंसर है। तीन वेरिएबल कैसे आ गए? ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें गिवन क्या है पहले ये बताओ। बार ए बी ऑफ लेंथ 2L, ठीक है, टोटल लेंथ इज 2L, सी डी दोनों के बीच में L है, ठीक है। और क्या दे रखा है? फॉर द रिएक्शन एट द सपोर्ट बी इक्वल, क्वेश्चन में आपको दे रखा है डायरेक्टली आर सी इक्वल्स टू आर डी, ठीक है, ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आर सी प्लस आर डी विल बी व्हाट, कितना आपको यहाँ पे टोटल 10W। ये चीज हमें पता है डायरेक्टली। ये कैसे लिखा आपने? समेशन ऑफ फोर्सेस वर्टिकल 0 अप्लाई करा ना आपने, और ये चीज लिखी आपने डायरेक्ट 8 और 2, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, आरसी प्लस आर डी अपवर्ड डायरेक्शन में, ये चीज। अब किसी के अबाउट भी मोमेंट 0 कर लो तो उसमें क्या है? हाँ
हाँ तो अब 3 वेरिएबल सूर्य, अब इस किसी के अबाउट भी 0 ले लो ना मोमेंट, ये सी इसके अबाउट 0 ले लो मोमेंट। क्या नहीं आ रहा है? 1.1 सी के अबाउट मोमेंट लेते हैं, ठीक है। 2W का मोमेंट क्या होगा? ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, 2W इंटू एक्स, ठीक है ये चीज। RD का मोमेंट कितना होगा? एंटी क्लॉकवाइज ये भी, ठीक है, RD इंटू वॉट L, ये चीज। 8W का डिस्टेंस क्या लिखोगे? ये क्लॉकवाइज होगा, हाँ 12 माइनस एक्स, ठीक है ना। जहां में तो यही एक्स डिस्टेंस, टोटल में से एक्स माइनस करा तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस बचा ना, ठीक है। तो इक्वल्स टू ये 0 हो गया। अब इसमें एक अननोन यही तो बचता है RD। अब ये इसमें सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है? इसमें क्या था? तुम 3 वेरिएबल बता रहे हो। RD का वैल्यू निकालो, यहाँ से कितना आ रहा है फटाफट। हाँ RD 5 है। अच्छा हाँ, ये चीज इक्वल, RC RD, हमें x निकालना है। हाँ तो ये, अरे यहाँ से ये चीज RC RD इक्वल है तो मतलब RC RD ये तो 5W है ना, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो बस, और तो हो तो क्या, तब x का वैल्यू आ तो जाएगा। 1.1 आ रहा है। ये 8W, ओके ओके ओके, सही है एक्चुअली। वेट में पंगा ये है कि क्वेश्चन में जो था ऑप्शन में इट इज 3W, ठीक है, इन्होंने गलत टाइप कर दिया। अब मैंने क्वेश्चन दोबारा मैंने खुद नहीं देखा ना, क्या कर रहे हो। हाँ तो सही आ रहा होगा फिर, लेकिन क्वेश्चन बाकी आंसर सॉल्व आपने किया है, वो इसकी वजह से आंसर आ रहा है गलत, वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं हो सकता था। इसको 8W की जगह 3W रखना एक बार जरा, तब ये 2.5 हो जाएगा। हाँ 2.5 हो जाएगा ये, क्योंकि बिकॉज ये 5 होगा। ये तभी क्वेश्चन गलत, ठीक है, होता है टाइपिंग मिस्टेक, टाइपिंग एरर होता है कभी कभी, ठीक है। इसको 3W, इसको 2.5 रखकर देखो, RD का वैल्यू 2.5 रख के देखो कितना आ रहा है। 0.7L आएगा, फिर देख लो एक बार सॉल्व करो। 1.7 आ रहा है। RD का वैल्यू 2.5 रखा आपने, W अच्छा, AW ये भी तो हटाओगे, AW ये भी तो 3W है, तब भी 0.7 आना चाहिए यार। 3W इंटू 2L माइनस एक्स, RD इंटू L माइनस 2W इंटू एक्स। पक्का सॉल्व करो, बाकी लोग क्या करो। कितना आ रहा है? 0.7 आ रहा है। अब कौन सही है फिर? अब तुम -3WX 6WL, ठीक है, ये -3 -2W -5WX,
ठीक है, ये माइनस साइन है, ये माइनस माइनस माइनस, ये 6 में से 2.5 गया तो कितना बचा? 3.5 एंड ये पॉजिटिव का ही रहेगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है? हाँ, ये गलत बात है, तुमने पहले वाला यहाँ से 1.7 आ 0.7 L, ठीक है। तो 3 वेरिएबल कैसे लग रहे थे पहले ये बताओ सूर्य तुम्हें, 3 वेरिएबल कैसे हो सकते हैं? आपने हाँ तभी ये हो सकता है, आपने शायद हाँ ये हो सकता है कि आपने ये कंडीशन को नहीं देखा होगा, तभी शायद ये हो रहा होगा। हाँ वो ठीक है, इसलिए तो क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और सेवेंथ का आंसर ए, हाँ आई थिंक ए ही है, हाँ ए आंसर। आगे सेवेंथ सबसे नहीं आ रहा। ठीक है, ये चीज, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ही तो बनाना है बस, और क्या। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कितना आ रहा है, बाकी लोगों का आंसर किसका आ रहा है? सूर्य, अनवर, शुभम। ठीक है, देखो उसको सबसे पहले तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये चीज इधर लेट सपोज दिया जा रहा है टी टेंशन, और ये है बी यहाँ पे कुछ। अच्छा ये पहले तो यहाँ तक का डिस्टेंस बता सकते हो, ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? इसको कितना लिखेंगे? हाँ हाँ, ये L/2 इसका हाइपोटेन्यूज बेसिकली, ठीक है। तो रिजल्टिंग वैल्यू कितना आएगा? ये आएगा आपका √2 L/2 इंटू √2, इस तरीके से, ठीक है। सॉल्व करोगे तो L/√2 आएगा, ठीक है। L/√2 ये वैल्यू आने वाली है, ये चीज। और बाकी ये टोटल आपका कितना है? L है। अब लेकिन जब ये B है ना, B पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे रिएक्शन बनेगी, रिएक्शन जो भी बनेगा इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, इस तरीके से RB। बट इस RB को अगर मुझे यूज करना तो मैं इसको दो पार्ट्स में या दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकता हूँ इजीली, ठीक है। इसको लेट सपोज दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, इस तरीके से, करेक्ट। ये चीज, ये एंगल कितना होगा? 45 है ना, क्योंकि ये भी L/2 है, ये भी L/2 है, दो लेंथ इक्वल है, तो दिस एंगल विल बी 45। तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा, है ना। तो ऑब्वियसली बात है ये सब 45 है, यहाँ पे सारे एंगल यहाँ पे 45 है, इस तरीके से। अब मैं चाहूँ तो RB के ना दो अलग अलग कंपोनेंट्स लिख लेता हूँ, वो फायदा ये होगा कि मेरे को मोमेंट निकालने में इजी रहेगा, ठीक है। तो लेट सपोज इसको मैं लिख रहा हूँ RB cos 45, और इसको मैं लिख लेता हूँ लेट सपोज RB sin 45, ठीक है, इस तरीके से।
क्योंकि मैं एंगल कंसीडर कर रहा हूं तो इधर आर कॉस लिख लिया, इधर आर साइन लिख लिया। और हमें निकालना है सिर्फ ये टी का वैल्यू निकालना है। तो मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, जितने भी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हमारे पास, लेट्स सपोज समेशन एफ एक्स 0, ये अप्लाई करते हैं। इसको अप्लाई करते हो तो क्या होगा, टेंशन टी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, टेंशन टी आप देखते हो टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा तो नेगेटिव, आरबी साइन 45 टुवर्ड्स राइट तो पॉजिटिव लेंगे, आरबी साइन 45, ये चीज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है नहीं है। अच्छा, इसका वेट हमने लिखा नहीं है, इसका वेट यहाँ कहीं होगा लेट्स सपोज, और वेट का जो डिस्टेंस होगा बेसिकली ये कितना होगा, ये तो L/2 होने वाला है। ठीक है, एंड समेशन ऑफ फोर्सेस वर्टिकल 0 करते हो अगर आप, सिंपल, तो इसमें आप देखोगे कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे, एक तो वेट माइनस डाउनवर्ड और आरबी साइन 45, ठीक है, प्लस आरबी साइन 45 ऊपर इक्वल्स टू 0। ठीक है, हाँ सॉरी, ये कॉस कॉस वाला, ठीक है। और कौन सा टर्म है यहाँ पे, और कोई फोर्स है क्या? ठीक है, ये सब चीजें हो गई। तो हमें निकालना क्या था, हमें तो टेंशन टी निकालना है ना। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये टी का वैल्यू विल बी व्हाट, टी इक्वल्स टू आरबी बाय √2, आरबी बाय √2, और यहां से आपका आरबी का वैल्यू क्या आएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू इंटू √2, डब्ल्यू इंटू √2 वैल्यू आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि कॉस 45 भी 1/√2 होगा, 1/√2 जो होगा इसके साथ डब्ल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये चीज। तो आरबी का वैल्यू आप यहाँ पुट करते हो, टी डब्ल्यू √2 डिवाइडेड बाय, सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, कुछ यहाँ पे एक और चीज है, कुछ एक चीज मिस हो रहा है क्या, और क्या मिस हो रहा है यहाँ पे, ओह सॉरी, फ्री बॉडी डायग्राम में हमने तो वर्टिकल डायरेक्शन कंसीडर किया ही नहीं, ये चीज, दिस आर ए, ये चीज एक मिस्टेक। ठीक है, तो ये आर ए भी तो होगा क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट यहाँ पे, तो ये भी एक चीज होगी, प्लस आर ए अपवर्ड्स लेट्स सपोज इक्वल्स टू 0 यहाँ से। अब यहाँ पे दो अननोन हो गए तो फिर तो ऑब्वियसली बात है सॉल्व होगा ही नहीं ऐसे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोमेंट किसके अबाउट मोमेंट ले, ए के अबाउट, क्योंकि ए ही बेसिकली अननोन है तो उसको जबरदस्ती फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें। तो लेट्स सपोज ए के अबाउट मोमेंट लेते हैं। ए के अबाउट मोमेंट लेने से क्या फायदा हमारे पास, आरबी का वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से। आरबी का वैल्यू देखो, एक तो डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू कितना मोमेंट बनाएगा इस पॉइंट ए पे, एंटी क्लॉकवाइज है, तो डब्ल्यू इंटू डिस्टेंस कितना होगा ये वाला, L/2 का, L/√2 का कौन सा, cos 45। ठीक है, ये चीज एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव साइन। ठीक है, फिर इसके दो कंपोनेंट से ये क्या बना रहा है, ये वाला आरबी साइन 45, यहाँ पे मोमेंट कैसा, क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ठीक है, तो आरबी साइन 45 डायरेक्टली √2 लिख लेते हैं, डिवाइडेड में साइन 45 की वैल्यू भी लिख लिया, डिस्टेंस कितना मल्टीप्लाई होगा, L/√2 का वर्टिकल कंपोनेंट। हाँ अच्छा, रिजल्टिंग वैल्यू बता रहे, मैं वैसे जस्ट बोल रहा हूँ क्या गिवन है, अच्छा ये गिवन है, ओ ठीक है ठीक है, इसी से तो लिखा हमने वो चीज, सॉरी। ठीक है, तो L/2 ये वैल्यू आ गया। ठीक है, और क्या हमारे पास, ये वाला टर्म कौन सा, आरबी cos 45, इसका डिस्टेंस कितना है ये, L/2। ठीक है, बट ये एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज है ये भी, प्लस आरबी, ये क्या है √2, आरबी √2 डिस्टेंस कितना है L/2। ठीक है, तो यहाँ से कितना वैल्यू आ रहा है आरबी का, W/2। ठीक है, ये चीज, ये W/2 वैल्यू किसका, आरबी का वैल्यू आ गया यहाँ से, और ये वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करते हो किसमें, इस इक्वेशन में, क्योंकि इस इक्वेशन से आप ये चीज लिख सकते हो डायरेक्टली, T इक्वल्स टू RB/√2। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा T का, W/2√2, ये चीज। ठीक है, ठीक है, एंगल समझाओ।
कौन से वाले? ये वो 45 ये वाला एंगल था ना हमारे पास, दिस इज 45, तो ये भी 45 बिकॉज आप हॉरिजॉन्टल से देख रहे हो, तो ये एंगल 45 है। आपने ये जो कंपोनेंट बनाया वो इसके परपेंडिकुलर है, तो रिमेनिंग एंगल विल बी आल्सो 45। इसके परपेंडिकुलर बनाया ना ये आपने, जो रिएक्शन बनाया आरबी वो तो परपेंडिकुलर है ना इसके, इस रॉड के, तो बस तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा क्योंकि टोटल एंगल तो 90 डिग्री है। नहीं वो तो मुझे पता है, वो आर sin 45 लिखा हुआ है, आर cos 45। हाँ ऐसा क्यों लिखा? अरे तो आरबी का कंपोनेंट मैंने ये लिखा आर cos 45 आर sin 45। अच्छा क्यों यूज कर रहे हैं ऐसा? एक्चुअली क्या है, मैंने ये एंगल हटाया तब मैंने इसके टर्म्स में बोला कि ये आर बी cos 45 और ये आर sin 45, बट 45 sin 45 cos 45 एक ही वैल्यू है। अगर डिफरेंट एंगल होते तब अब डिपेंड कर, अरे सुनो सुनो, इसलिए तो मैंने ये जब ये लिखा ना मैंने, तो मैंने ये एंगल यहाँ से हटा दिया इसलिए, ताकि कोई ये क्लेम ना करे ये भी 40 वो भी ये कोसाइन cos 45। तो आप अगर ये एंगल यूज करो, लेट सपोज दिस इज आरबी, आप ये एंगल यूज करो तो आप इसको आर cos थीटा बोलोगे ना, आरबी cos थीटा। अब मेरे को ये एंगल गिवन है लेट सपोज ये, और ये आरबी है, तो मैं इसको बोलूंगा आरबी cos थीटा। वो चीज है, क्योंकि जब मैंने ये चीज लिख रहा हूं तो मैंने ये चीज यहां से रिमूव कर दिया था दूसरा 45 फैक्टर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सभी को? ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट देखो बस ये है कि आपने फ्री बॉडी डायग्राम करेक्ट बनाया ना तो आंसर इजी है, बाकी इक्वेशन तो 3 ही यूज करो आप हर जगह, फ्री बॉडी डायग्राम करेक्ट होना चाहिए, बाकी चीजें इजी है यहाँ पे सब। ठीक है, ठीक है। वैसे तो ये चीज आपको ये क्या बोलते हैं, ये इसके परपेंडिकुलर था तो हमारे पास तो डायरेक्टली ये डिस्टेंस था, तो हमें ये वैसे लिखने की जरूरत ही नहीं थी। समझ रहे हो बात को? क्योंकि ये जो आरबी है, जो रिएक्शन है, इट इज परपेंडिकुलर टू दिस रॉड, ये तो क्लियर है ना। ये जो आरबी रिएक्शन बनी आपकी वो तो इस रॉड के परपेंडिकुलर है, तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो चाहिए होता है, और वो डिस्टेंस क्या है? L/√2। वो तो हमें ऑलरेडी पता ही है, तो वो तो लिखने का जरूरत था ही नहीं वैसे। इसकी जगह मतलब ये कहने का मतलब ये वाला जो टर्म है, ये सिर्फ इसकी जगह में ऐसे इक्वेशन हमें ऐसे लिखना चाहिए था मतलब सिंपल टर्म्स में, माइनस डब्ल्यू इंटू डिस्टेंस के हमारे पास L/√2, L/√2 का cos 45। ठीक है, ये चीज, और आरबी इंटू डिस्टेंस क्या करते हैं हम क्लॉकवाइज प्लस में आरबी इंटू L/√2 इस तरीके से, ये चीज। ठीक है, ये चीज कर सकते थे, क्योंकि आप देखोगे तो ये जो आरबी है दिस रिएक्शन, ये जो इसका रिएक्शन बन रहा है वो तो इस रॉड पे ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो आपको तो डायरेक्टली डिस्टेंस डी पता है ना, मोमेंट निकालने वाला, और वो डी डिस्टेंस क्या होता है? फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हमें पता है, तो अननेसेसरी ये कंपोनेंट्स को क्यों यूज करें, है ना। तो जब आपको डायरेक्टली डिस्टेंस पता है L/√2 तो उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ से भी सॉल्व करोगे तो वही चीज है, आरबी का वैल्यू आपके पास क्या है, W/2 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये चीज आरबी इंटू L/√2 एंड ये चीज L/2 cos 45। W आपका इससे लगेगा ना, ये L/√2 नहीं होगा, ये 2 होगा, सॉरी, क्योंकि जो वेट लगेगा वो तो एक्चुअली आपका L/2 से लग रहा है ना, तो इसलिए L/2 लेंगे, वो डिस्टेंस ये ले लिया एक्चुअली, L/2 होगा, बिकॉज जो भी वेट है वो तो, जो भी वेट होगा ये रॉड है तो उसके तो सेंटर से ही लगेगा, ये डिस्टेंस तो हमेशा L/2 रहेगा, वेट तो हमेशा रॉड के सेंटर से लगने वाला, तो डिस्टेंस हमेशा L/2 होगा, तो L/2 का cos 45 होगा, नॉट L/√2। ठीक है, ये चीज। फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है चलो एक बार इसको लिख लेते हैं अलग से, अगर फ्री बॉडी डायग्राम में कंफ्यूजन हो रहा है तो देखो, ये रॉड है हमारे पास, सबसे पहले रॉड का कांटेक्ट ए यहाँ पे हो रहा है, तो लेट सपोज दिस इज आर ए रिएक्शन। ठीक है, रॉड का वेट बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर पे लगेगा, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस हम लिखेंगे L/2। टोटल लेंथ ऑफ द रॉड हमें जो गिवन है वो है L, टोटल लेंथ ऑफ द रॉड जो गिवन है हमें वो है L।
एंड जो दूसरा कॉन्टैक्ट है वो बी पे है, तो बी पे जो रिएक्शन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी आरबी, और ये आरबी का डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट क्या है, ये L/√2, ठीक है ये चीज। तो ये कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम हो गया आपका, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिया है ना, ए के अबाउट, तो ए के अबाउट मोमेंट लिया है, तो ये डिस्टेंस आप देखोगे W का मोमेंट निकालना है तो ये डिस्टेंस कंसीडर होगा, दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, L/2 का cos 45, क्योंकि दिस इज 45, तो L/2 का cos कंपोनेंट, ठीक है ये डिस्टेंस। और जब आप आरबी का मोमेंट लोगे अबाउट पॉइंट ए, तो आरबी तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो दिस विल बी द डिस्टेंस डी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द मोमेंट, जो कि क्या है L/2। तो हमने क्या लिखा डायरेक्टली, आरबी इंटू L/√2, ये वाला डिस्टेंस जो है, तो L/√2 ये डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस। तो ये चीज हमने इक्वेशन डायरेक्ट अप्लाई करी और यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू, ठीक है चलो, ठीक है। तो ये कंपोनेंट अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक, दिस इक्वेशन आरबी का वैल्यू है, आरबी का वैल्यू यहाँ रखो, सीधा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद, हाँ किसका, W/2√2 आएगा आंसर, W/2√2 है आंसर। हाँ ये W/2 तो ये है आरबी का वैल्यू है ना, ठीक है। 8th का आंसर क्या है, 1216, एक सेकंड चेक कर लेते हैं इसका आंसर। कितना आ रहा है, 2262, हाँ ये ठीक है, 226 समथिंग। देखो अगेन फ्री बॉडी डायग्राम इसमें इंपॉर्टेंट है, टू टू सिक्स वन, हाँ एक्चुअल आंसर इज 2261 समथिंग। टू 61.36, ठीक है इस तरीके से। एंड ठीक है ये आपको दे रखा है, यहाँ पे कितना लग रहा है, दिस इज 3000 और ये सब 1500, ठीक है। और क्या वैल्यू दिए, 500 mm, ये डिस्टेंस जो है 500 mm, ठीक है। ठीक है डायमीटर सबके कितना है, 300 mm, सबका डायमीटर 300 mm, ठीक है। और इसके अलावा ठीक है, अब हमें निकालना है ए बी जो रोप है उसका टेंशन, ठीक है। ए बी रोप का अगर आपको टेंशन निकालना है तो देखो क्या कर सकते हैं आप, कोई सा भी इसको सिलेंडर को कंसिडर करो ए एंड बी, क्योंकि सिमिलर ही है। ए का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, ए का फ्री बॉडी डायग्राम है, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए, ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो आप, तो क्या होगा देखो, दिस 1500, एक टेंशन विल बी लाइक दिस, ये जो रोप का टेंशन है, एक वर्टिकल फोर्स ऐसे होगा आर ए, और एक इन दोनों का आपस में बीच में कांटेक्ट है, वहां से एक रिएक्शन आएगा, ठीक है। लेट्स सपोज ऐसे कुछ रिएक्शन आ रहा है,
ठीक है, लेट्स सपोज ये आर रिएक्शन आ रहा है इस तरीके से। अब मुझे टेंशन फाइंड आउट करना है ना, देखो मुझे आर ए से मतलब नहीं है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, पहली चीज। मुझे टेंशन टी फाइंड आउट करना है ना, ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल से कोई लेना देना नहीं, तो इसको अननेसेसरी हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है इसकी। मुझे क्या पता होना चाहिए आर, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल में भी इन्वॉल्व होगा। अगर आप समेशन ऑफ फोर्सेस हॉरिजॉन्टल करते हो तो टी तो है ऑलरेडी, बट ये आर का कंपोनेंट भी होगा। ये आर मुझे निकालना पड़ेगा। अब ये आर निकालने के लिए आप देखो, ये जो बड़ा वाला सिलेंडर है इस पे लग रहा है कितना 3000, और एक रिएक्शन ऐसे कुछ लग रही होगी इसमें, है ना। जो रिएक्शन इसमें लग रही है वही रिएक्शन इसमें भी लग रही होगी आर, ठीक है। और यहां से भी एक दूसरा सिलेंडर है तो वहां से भी एक रिएक्शन लग रही होगी, ये लेट्स सपोज आर। और ये क्या है, एक बॉडी अंडर एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस, तो कंकरेंट होंगे और लामीस थ्योरम आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो ये आर का वैल्यू कितना आएगा, यहां से कितना आ रहा है 2713, 2713 समथिंग, मतलब मेरे पास जो आंसर अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ये आ रहा है, ठीक है। ये चीज आ गया, बस फिर इसी के आसपास ही आ रहा है ना आप लोग को भी आंसर। 271 आपका कितना आ रहा था 14, हाँ मतलब एक ही चीज है, वो 94 है आंसर, ठीक है। हाँ 2714 ही मान लो अप्रोक्सीमेटली एक ही चीज है। तो ये आर मिल गया, तो ये आर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो टी को बैलेंस कर रहा होगा ना बेसिकली। इसके लिए आप क्या करोगे, समेशन ऑफ फोर्सेस हॉरिजॉन्टल इक्वल्स टू 0। किसके लिए, इसके लिए अप्लाई किया। सबसे पहले तो ये आर निकाला है इस ऊपर वाले सिलेंडर पे लामीस थ्योरम लगा के, वहां से वैल्यू आ रही है 2713.94, मतलब 2714 अप्रोक्सीमेटली। फिर मैं इस नीचे वाले को देख रहा हूं, तो यहाँ पे अगर मैं समेशन एफ एक्स 0 करता हूं तो ये आर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी को बैलेंस कर रहा होगा। तो एंगल मुझे पता होना चाहिए, ये एंगल कितना होगा थीटा, बिकॉज ये डिस्टेंस आपको पता है ये एग्जैक्टली सेंटर पे होगा, 500 है तो ये 250 होगा, ठीक है। दिस विल बी 250 एंड 50, और ये कितना हो जाएगा 300 300 600, है ना। अच्छा डायमीटर 300 है तो 150 150, सॉरी मैं इसको रेडियस समझ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 150, सॉरी 300 300, ठीक है। तो 150 150 दोनों का ऐड करा तो 300 हो गया। तो थीटा आप निकाल सकते हैं वहां से, जो भी थीटा आएगा। तो आप यहाँ पे इक्वेशन लगाओ, लेट सपोज ये आर है तो आर का कौन सा, लेट सपोज थीटा दिस वन, तो आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा माइनस टी इक्वल्स टू 0, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं सर। तो यहां से टी का वैल्यू आएगा अप्रोक्सीमेटली 2261.6247 न्यूटन, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 2262 आप बोल सकते हो आंसर, 2262, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली ये ऐसा आंसर है। ठीक है, ये चीज। तो आप देखोगे क्वेश्चन कुछ भी हो, बस अगर आपसे फ्री बॉडी डायग्राम एक बार बन गया तो इक्वेशंस तो 3 ही अप्लाई करनी है ना। क्वेश्चन टफ वहां पे हो सकता है जहां पे फ्री बॉडी डायग्राम आपसे थोड़ा गलत बन जाए, मतलब लेट सपोज ऐसा कुछ सिचुएशन है या कुछ ऐसा डायग्राम है जहां पे आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो गलती कर रहे हो, तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम गलत हो तो ऑब्वियसली बात है आंसर तो गलत होगा ही होगा। तो अगर मैं कोशिश करूं कि फ्री बॉडी डायग्राम करेक्ट बनाऊं, तो फिर उसके बाद तो जस्ट कैलकुलेशन ही है, समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई एंड मोमेंट, यही 3 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली यूज करके आपको आंसर निकालना है जो भी पूछो, ठीक है। इसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन है जो इसमें आंसर ही ना आया हो, आई थिंक होना तो नहीं चाहिए ऐसा कुछ। 12 का आंसर कितना आ रहा है 28, हाँ यस करेक्ट है 11th, एक सेकेंड 11th भी, 11th का कितना आ रहा है आंसर, इसमें पूछा गया था डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल फोर्स 170 158, ठीक है।
हो गया। अच्छा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 9th। आई थिंक वो तो सब सिंपल सा है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना। वो तो एक मैन इधर से खींच रहा है, एक उधर से खींच रहा है। ये 100 kg आपको ऐसा दे रखा था, ठीक है, ऐसे कुछ, और एक इधर की तरफ से और एक इधर की तरफ से। अच्छा एक चीज है, जब आप एक चीज कंसिडर करते हो, जैसे कोई पुली है, तो इधर से लेट सपोज ये रोप इसके ऊपर से जा रही है, ठीक है, ये रोप इसके ऊपर से जा रहा है, लेट सपोज ऐसा कुछ, तो यहाँ से पी लग रहा है, या कोई यहाँ पे लेट सपोज वेट है ऐसा डब्लू, तो इधर भी आपको पता है क्या इफेक्ट होता है, डब्ल्यू ही होता है, बट एक्चुअली तब होता है जब ये क्या हो, फ्रिक्शनलेस, ठीक है, और वो हमारा असम्पशन रहेगा मोस्टली केसेस में। मैकेनिकल में है ड्राइवर्स वाला केस पढ़ना, मैकेनिकल वाला को, सॉरी पुली वाला केस, बट सिविल में आप यही कंसीडर करोगे कि फ्रिक्शनलेस है, तो जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे होगा, सेम चीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज अगर आप कंसीडर करते हो तो ये आपका क्यू हो जाएगा और ये हो जाएगा पी। बाकी एंगल्स तो आपको डायरेक्टली सारे गिवन है, तो लामीज थ्योरम लगा के सॉल्व हो जाएगा वो चीज, ठीक है। 9 क्वेश्चन सिंपल है, डायरेक्टली लामीज लगा के सॉल्व हो जाएगा। और 10 43, हाँ करेक्ट, 43 इज करेक्ट। ट्राइपॉड वाला, ट्राइपॉड, ट्राइपॉड में कितने वो होता है, 3 लेग्स। ट्राइपॉड के लेग्स कितने हुए, 3, तो ईच लेग विल बेयर द सेम अमाउंट ऑफ लोड। ऐसे तो 120 पड़ रहा है उसके ऊपर, तो 40 हाँ हाँ, तो आंसर कितना है? आंसर कितना है, 43। द फोर्स ऑन द ट्राइपॉड लेग वुड बी, कितना दे रखा टोटल, 120। हाँ तो एक चीज है ना, एक सेकेंड, देखो, the weight of 120 kilonewton is being supported by a tripod whose each leg is of length 13 meter, and if the vertical height of the point of attachment of the load is 12 meter। कहने का मतलब ये आपका 13 मीटर है, लेट सपोज दिस इज द लेग, और इसका वर्टिकल डिस्टेंस इज व्हाट, 12 मीटर, ये ऐसा दिया है ना। और फिर क्या बोला है, अच्छा ये 12 मीटर, द फोर्स ऑन द ट्राइपॉड विल बी, द फोर्स ऑन द ट्राइपॉड विल बी, ठीक है। तो एक चीज करोगे, देखो क्या करने वाले हैं यहाँ पे लेट सपोज ऐसा लोड लगा है, तो एक्चुअली क्या होगा ना, एक ऐसे में होगा और एक ऐसा लेग इसका बैक साइड हो सकता है, या जैसा भी हो। तो जो लोड है यहाँ पे आप देख रहे हो, ये बेसिकली एक लोड बेयर कर रहा होगा, एक लोड ये बेयर कर रहा होगा, एक लोड ये बेयर कर रहा होगा। तो जब ये 13 मीटर है, तो लेट सपोज इसका मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसा कंसिडर कर लेते हैं, सिर्फ एक ये 13 मीटर, 12 मीटर, ठीक है। अब मेरे को लेट सपोज समेशन एफ वाई अप्लाई करता हूँ, समेशन एफ वाई अप्लाई किया मैंने, ठीक है। अब समेशन एफ वाई अप्लाई किया, तो समेशन एफ वाई अप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, कितना बोला था आपने आंसर, 43, 43.3, यही एग्जैक्ट यही आ रहा है ना आंसर। हाँ तो आ तो रहा है ये आंसर। क्यों, क्या तुमने कैसे सॉल्व किया, तुमने क्या करा, तुमने अटेम्प्ट तो किया होगा, क्या क्या, अच्छा डायरेक्टली डिवाइड बाय 3 करा है। बट एक चीज देखो, डायरेक्शन, ये जो है, जो लोड लग रहा है, ये कितना है, 120 है, ये क्या है, ये ऐसे में, समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये लेग है और 120, तो लेट सपोज ये ऐसे में बेयर कर रहा है, लेट सपोज में ये कुछ फोर्स ऐसे बेयर कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कितना लग रहा है, ये एक्चुअली इधर की तरफ होगा इसका, ठीक है, इसको मैं ऐसे अज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये इसके अपोजिट, और यहाँ पे लोड है 120, तो ये जो होगा 120 का हाफ
जो मतलब 1/3 होगा वो वेयर कर रहा होगा, लेट सपोज कितना है ये 40, तो ये चीज आप देखो यहाँ से, इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो इसका 40 बैलेंस हो रहा होगा। तो सॉल्व करो, कितना आ रहा आंसर? एफ साइन थीटा, नहीं एक्चुअली ये सॉरी सॉरी, एक सेकंड, टोटल इज 120 ना, तो इसको अगर आप अप्लाई करते हो तो ये आपका हो जाएगा, ये एंगल कितना आ रहा है पहले ये एंगल बताओ, ये एंगल कितना है, दिस एंगल, ये एंगल कितना आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद? 67.38। अच्छा ऊपर वाला आ रहा होगा, हाँ ठीक है, वो तो ये 90 उसके पास प्लस करके 90 आ जाएगा। एक सेकंड, हाँ इसका एंगल बोलो चाहे उसका एंगल बोलो, क्योंकि इसका लोगे तो ये एफ साइन 67, इसका वर्टिकल कंपोनेंट विल बी बैलेंसिंग द टोटल वेट। तो लेट सपोज एफ साइन 60.38, ये चीज हो गया आपका, ये फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है। तो इसका अगर हम ले तो दिस इज 120, यहां से आंसर निकालना कितना आ रहा है, इसको एक बार कैलकुलेट करो जरा कितना आ रहा है आंसर। ठीक है 129 आ रहा है, फिर डिवाइड बाय 3 करेंगे ना। हाँ फिर डिवाइडेड बाय 3 आ रहा है, यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है एफ की? यहाँ से 129 एग्जैक्ट, ये 130 मतलब, 0.99 हाँ तो मतलब 130 अप्रोक्सीमेटली, एंड इट इज डिवाइडेड बाय द 3 बिकॉज 3 लेग्स हम वो कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो ये हमारे पास फॉर ईच लेग इट विल बी व्हाट 43.3। आप ऐसा देखो, इसको ऐसा भी कंसीडर कर सकते हो अगर इन केस, देखो जैसे ये 3 है ना, एक ये है, एक ये है, और एक बैक साइड में लेट्स सपोज कोई ऐसा है। ठीक है, तो इन सब के ऑब्वियसली तीनों आपके कोई भी वर्टिकल नहीं है, सब इंक्लाइंड होंगे, उन सब का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एंड ऑब्वियसली वो वर्टिकल कंपोनेंट भी सेम होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि उन सब के वर्टिकल कंपोनेंट 3f sin थीटा, मतलब f इज द ईच फोर्स ऑन द लेग, ईच लेग में जो f फोर्स है, सबके वर्टिकल कंपोनेंट मिलके इसको बैलेंस कर रहे होंगे। सिंपल आप ऐसा कह सकते हैं, जैसे आपका ये ट्राइपॉड है, ये चीज है, और तीसरी चीज ये, तो इन सबका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा क्योंकि तीनों इंक्लाइंड है, तो इन सबके वर्टिकल कंपोनेंट ही तो मिलके 120 को बैलेंस कर रहे होंगे, सिंपल ये चीज। तो उन सबका आप एक का कंपोनेंट लोगे तो f sin थीटा, 3 का लोगे तो 3 f sin थीटा, इट विल बी बैलेंस्ड व्हाट 120। तो f विल बी द फोर्स 43.3 न्यूटन, जो कौन है सबका फॉर ईच लेग, ये क्वेश्चन आमिर चरण से नहीं हुआ, फॉर ईच लेग। हाँ ये क्वेश्चन आमिर चरण वो कितने, 3 4 है, वो 4 है, नहीं होगा। और लामी शर्मा का बोलते हो तो बेसिकली ये नॉन कोप्लेनर है, ये नॉन कोप्लेनर पहली बात तो, और ऊपर से ये यहाँ पे 4 फोर्सेस इन्वॉल्व है। वैसे भी नॉन कोप्लेनर में आप अप्लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो लामी शर्मा ने एप्लीकेशन पढ़ा था वो बेसिकली कोप्लेनर के रेस्पेक्ट में पढ़ी चीज सारी। ठीक है, तो सिंपल आप देखोगे हमारे पास क्या होता है ना, देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अब नॉन कोप्लेनर के केस में क्या होगा, समेशन एफ एक्स आप 0 बोलते हो, एक समेशन एफ वाई 0 बोलते हो, और एक समेशन एफ जेड 0 हो जाएगा जब आप नॉन कोप्लेनर की बात करते हो फोर्सेस की, तो एक इक्वेशन एक्स्ट्रा ये आ जाती है। और जब आप रोटेशन को भी इंक्लूड करोगे तो आप क्या लोगे, जो मोमेंट्स है, समेशन ऑफ मोमेंट्स, आपको जेड डायरेक्शन, मतलब एक तो आप हर एक प्लेन में आप चेक करो, अभी तक हम क्या करते हैं,
किसी एक पॉइंट पे चेक करते हैं। अब पॉइंट कौन सा, जो जिस प्लेन की आप डिस्कशन करो, आप लेट्स सपोज वर्टिकल प्लेन की बात करो, हम कोप्लेनर फोर्स सिस्टम पढ़ते हैं, आप वर्टिकल प्लेन की बात कर रहे हो, तो उस प्लेन पे आप कोई सा भी पॉइंट सिलेक्ट कर लो। बट जब नॉन कोप्लेनर होगा तो उसमें जितने प्लेन्स इन्वॉल्व होंगे, हर प्लेन पे आपको देखना पड़ेगा कहीं भी आपका रोटेशनल कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, मतलब मूवमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे आप क्या देख रहे हो, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में आप देख रहे हो कि फोर्सेस बैलेंस्ड होने चाहिए, वैसे आप ये भी चीज इंश्योर करोगे रोटेशन के केस में कि कोई भी एक ऐसा प्लेन नहीं होना चाहिए जहां पे कपल या मोमेंट प्रेजेंट हो, क्योंकि मोमेंट प्रेजेंट या कपल प्रेजेंट होगा तो रोटेशनल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, और रोटेशनल इफेक्ट्स होगा तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं, ये चीज। तो जब आप मोमेंट की बात करते हो तो आप एक प्लेन में मोमेंट देख रहे हो, है ना, बट नॉन कोप्लेनर है तो आपको हर प्लेन भी चेक करने पड़ जाएंगे, फिर ये चीज होती है। वो बेसिकली पता क्या, नॉन कोप्लेनर आप देखोगे सिलेबस में इसलिए भी इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि बहुत लेंदी वर्ड है, करने के लिए बहुत इजी आप कर सकते हो, बट लेकिन वो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाएगा। जब हम 2 इक्वेशन कर रहे हैं अभी, तो उसके बाद तीसरी इक्वेशन, फिर कपल के केस में भी आपको 3-3 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगे, तो वो क्वेश्चन एक्चुअली लेंदी हो जाता है। इस वजह से आप देखोगे सिलेबस में वो पार्ट है ही नहीं हमारा। बट अगर देखो, आप सिंपल देखो, आपने ट्राइपॉड देखा ही, आप इमेजिन करो ना, जैसे ये ट्राइपॉड है, ठीक है, इसमें तो क्या सेंटर पार्ट दे रखा, बट अगर लेट्स सपोज मैं अज्यूम नहीं कर रहा हूं 3 पार्ट है, तो 3 पार्ट ही तो बेसिकली उसके टोटल वेट को बैलेंस कर होंगे, तो जो भी लोड लग रहा है उसका तो वर्टिकली लोड लग रहा है, तो ये मेंबर इंक्लाइंड है, तो मेंबर का वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस कर रहा होगा, एक मेंबर का वर्टिकल, वहां पे 3 मेंबर है तो तीनों के टोटल वर्टिकल कंपोनेंट मिलके टोटल वेट को बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है। तो कल ट्राइपॉड बोला, चल लेट्स सपोज ऐसा कि 3 की जगह 4-5 केस, कुछ भी केस हो सकता है ना, तो हम ये अज्यूम करेंगे जो भी ये टोटल लग रहा है, जो भी लेट्स सपोज ये वेट लग रहा है आपका टोटल, इसको बैलेंस यही इंक्लाइंड मेंबर्स कर रहे हैं, तो इनके इंक्लाइंड मेंबर्स का वर्टिकल कंपोनेंट्स मिलके इस टोटल लोड को बैलेंस करेगा, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट तो सिंपल है, बस उसमें स्प्रिंग का कंसेप्ट, अगर आपको स्प्रिंग का कंसेप्ट पता हो थोड़ा सा। ठीक है, ये दे रखा आपको डिस्टेंस डी, और इनके बीच में डिस्टेंस 6 मीटर, और यहाँ पे लग रहा है फोर्स एफ, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन, इसको लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना, स्प्रिंग बी एंड बी सी ईच हैव अ स्टिफनेस ऑफ 5, ठीक है, स्टिफनेस हमें दे रखा है, लेट्स सपोज के से रिप्रेजेंट करते हैं 500 न्यूटन पर मीटर, एंड अनस्ट्रेच लेंथ ऑफ 3 मीटर। अच्छा, अनस्ट्रेच लेंथ मतलब ये जो स्प्रिंग है, देखो आपने फोर्स लगाया तभी तो स्ट्रेच, अगर लेट्स सपोज आप फोर्स नहीं लगाते तो ये स्प्रिंग्स पता कैसे थी, ये एक्चुअली ऐसे रहा होगा, ऐसे रहा होगा। अब जब आपने फोर्स लगाया तब जाके ना ये ऐसा सिनेरियो हुआ है, ये चीज, जब आपने फोर्स लगाया, आफ्टर फोर्स, जब फोर्स आपने अप्लाई कर दिया उसके बाद का सिचुएशन आपको दिखा रखा है। बट उसने बोला कि अगर अनस्ट्रेच रहा होगा तो कितना लेंथ है, 3 मीटर, मतलब इसका 3 मीटर और इसका 3 मीटर, यही चीज है कि इसका 3 मीटर है, इसका 3 मीटर है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है फिर फाइनली, डी, अच्छा ये डी हमें दे रखा है, डी का वैल्यू है 1.5 मीटर, ये चीज आपको दे रखी है। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है, देखो अगर मुझे इन स्प्रिंग पे फोर्स कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या चाहिए, फोर्स का फॉर्मूला, स्प्रिंग फोर्स में जब बात करते हो फॉर्मूला क्या होता है, स्टिफनेस मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन क्या होगा, अनस्ट्रेच लेंथ माइनस जो अब स्ट्रेच लेंथ होगी, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही डिफ्लेक्शन है। इनिशियली इन दोनों स्प्रिंग का लेंथ 3 मीटर था, अब आफ्टर डिफ्लेक्शन कितना डिस्टेंस हो चुका है, वो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये 3 मीटर, ये 1.5 मीटर, तो ये डिस्टेंस कितना है, 354, ठीक है। तो ये आपका अब क्या हो चुका है, ये लेंथ हो चुका है, इनिशियली था 3 मीटर, दोनों का डिफरेंस लोगे तो 0.354 विल बी द डिफ्लेक्शन, तो वो रखोगे, स्प्रिंग फोर्स आएगा, स्प्रिंग फोर्स आने से क्या होगा, एक स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, लामीज थ्योरम एंड आंसर, ठीक है। कितना आंसर आ रहा है एक बार इसका आंसर बता दो, वो लिख लेगा एक बार, 158 ना, 158 पॉइंट, ठीक है,
ये आंसर आ रहा है। तो x विल बी व्हाट, अनस्ट्रेच्ड लेंथ माइनस स्ट्रेच्ड लेंथ। ठीक है, बेसिकली x क्या है आपका, डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये चीज। देन 12th, ठीक है, ये चीज। 0.9 1.2 डी अल्फा। ठीक है, मतलब आपको ये जो अल्फा एंगल है, ये अल्फा एंगल कितना आ रहा है, पहले ये आंसर्स बता दे फटाफट। हाँ ठीक है, ये चीज। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शंस बनेगी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला, डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बार डिफाइंड बाय एंगल थीटा। तो कोई बार आपने जस्ट इसके ऊपर रखा है, ठीक है, कोई बार आपने यहाँ पे रखा है तो सिर्फ रिएक्शन डेवलप हो। ठीक है, ये बार यहाँ पे फिक्स नहीं है, एक वॉल ऐसा है एक वॉल ऐसा है, तो उसमें आपने एक बार रख दिया तो सिर्फ कॉन्टैक्ट फोर्स डेवलप होगा, मतलब रिएक्शन फोर्स डेवलप होगा। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है, ये फिक्स एंड नहीं है कोई, कि आप यहाँ पे एक फोर्स यहाँ पे देखो और एक ऐसे देखो, वो चीज नहीं होगा। ठीक है, इसे गलती से फिक्स्ड एंड मत अज्यूम कर लेना। सिंपली आपका एक बार है, उसको बस ऐसे रख दिया है, सपोर्ट, ये बस जस्ट सपोर्ट कर रहा है, तो रिएक्शन डेवलप होगी, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा। रिएक्शन कौन सा पॉइंट है, आरबी। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, इंपॉर्टेंट ये है, इस आरबी को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, लेट्स सपोज। तो ये एंगल तो आपको ऑलरेडी पता है कितना है, ये 36.86, तो टोटल इट विल बी 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस 36 कितना हुआ आंसर, कितना ये, जो भी थीटा है छोड़ो, आर बी कॉस थीटा एंड इट विल बी व्हाट, आर बी साइन थीटा। एक्चुअली इसको क्यों डिवाइड, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करें, बिकॉज हमारे लिए सिंप्लीफाई हो जाएगा, फोर्सेस सारे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, इस वजह से। ठीक है, अब क्या करना है हमें, सिंपली इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगानी है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इसका और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगाओ, और थीटा आप वहां से डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, सॉल्व करा, बाकी लोग आए आंसर क्या, क्या इसमें क्या था, तो करो तो सॉल्व आएगा आंसर, क्यों नहीं आएगा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम तो बना लिया होगा ना, तो उसमें क्या है फिर। ठीक है, क्योंकि ये एंगल 36, ठीक है, ये एंगल 36, तो ये भी 36। अब ये जो आरबी है ऑब्वियसली इस वॉल पे परपेंडिकुलर है, तो ये 36, ये रिमेनिंग एंगल क्या होगा, 90 माइनस 36.86। हाँ वो चीज, तो ये आरबी कॉस थीटा, ये आरबी साइन थीटा। इनको मैं ऐसे डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए इजी हो जाएगा ना सारे फोर्सेस को सॉल्व करना, क्योंकि सारे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रहेंगे फिर। क्योंकि अगर आप ये अप्लाई करते हो, देखो समेशन ऑफ फोर्सेस हॉरिजॉन्टल 0, तो एक तो F2 माइनस में 168, ठीक है, और कौन सा फोर्स है हमारा यहाँ पे, एंड ये इसको भी हम आरबी कॉस थीटा, ये चीज, और इसके अलावा और ये चीज, एक कंपोनेंट यहाँ पे भी तो बनेगा रिएक्शन का। लेट्स सपोज ये पॉइंट क्या है, ए होगा ना, तो इसको आर ए लिख लेते हैं। ठीक है, आर ए पॉजिटिव इक्वल्स टू 0। ठीक है,
तो यही पर ही मैंने डायग्राम शो कर दिया। वैसे फ्री बॉडी डायग्राम इसको अलग से बनाना चाहिए हमें, है ना। तो अगर मैं अलग से F1 F2 इधर इधर ऐसे RB cos थीटा RB sin थीटा, ये फ्री बॉडी डायग्राम है हमारे पास RA, ठीक है। ये हो गया B, दिस लोकेशन इज B, और ये C एंड D है ना, ठीक है। तो ये आपने अप्लाई जो ये इक्वेशन लिखी है, ये इक्वेशन लिखी है फॉर समेशन fx 0, समेशन fy करो आप 0 यहाँ पे, समेशन fy 0 करते तो हमारे पास माइनस f1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लस RB साइन थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास ना एक RB का वैल्यू निकल के आ जाएगा, जिसकी हेल्प से आप ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट का वैल्यू लिख सकते हो। बट हमारे लिए रिक्वायरमेंट क्या है, थीटा निकालना है, थीटा निकालना है। तो क्या करना चाहिए हमें, क्या करना चाहिए, मूवमेंट कहाँ पे किसके अबाउट 0 ले, मूवमेंट अबाउट विच पॉइंट 0 ले, किसके अबाउट, हाँ बी के अबाउट मूवमेंट लेते हैं तो हमें RA फाइंड आउट करना पड़ जाएगा। हमें ए के अबाउट लेते हैं तो RA के वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो कि बी के अबाउट आपको मोमेंट लेना है तो आपको RA का वैल्यू पता होना चाहिए, तो आपको RA फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। RB यहाँ रखोगे, फिर RA निकालोगे, फिर आप यहाँ पे मोमेंट लगाओगे। तो बेटर है ना कि मैं RA क्यों निकालूं, जो मैं डायरेक्टली यहाँ पे निकाल लेता हूँ। एक एक्स्ट्रा अननोन क्यों फाइंड आउट करना है, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए लो, ठीक है। तो मोमेंट अबाउट पॉइंट ए लेने का फायदा होगा कि RA फाइंड आउट नहीं करना है, ऑलरेडी हमें एक तो कर ही रहे हैं, तो एक्स्ट्रा क्यों फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब आपको बस ये है कि ए के अबाउट मोमेंट निकालना पड़ेगा ये सारे फोर्सेस का। अब आपको डिस्टेंसेस लिखना आना चाहिए और कुछ नहीं, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। तो फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन देखो और उस हिसाब से आप वैल्यूज लिख सकते हो। वैल्यूज क्या क्या है एक्चुअली, इसमें वैल्यूज दी है ना क्वेश्चन में, CD 0.9, ठीक है, CD 0.9 है, ठीक है। और क्या दिया है, AB 3.6, AC 1.5, ठीक है। तो मुझे अगर लेट सपोज सबसे पहले मोमेंट लिखना है F1 का, तो मुझे क्या डिस्टेंस चाहिए होगा, ये वाला, ये डिस्टेंस की मुझे रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि F1 की लाइन ऑफ एक्शन ये है और मोमेंट अबाउट A पे निकालना है, तो लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही है। अब ये चीज निकालना है मुझे, तो मुझे क्या टोटल, एक काम करो सबसे पहले तो CB का वैल्यू बताना था। CB का वैल्यू क्या होगा, CB का वैल्यू क्या होगा, हाँ फाइनल वैल्यू बताओ फटाफट, चलो निकालते रहना उसको। अब देखो ए पे मोमेंट लिखना है, तो सबसे पहले F1 इंटू डिस्टेंस क्या होगा, CB, टोटल है आपके पास AB cos थीटा, ठीक है, माइनस CB cos थीटा। पहले बताओ ये चीज क्लियर हुआ, ये डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, इसको देखो एक बार, इसको देख लो एक चीज, है ना, इसको देखो वाली चीज। F1 का मोमेंट लिखना है आपको A के अबाउट, तो मैंने क्या करा, AB cos थीटा मतलब ये पूरा डिस्टेंस, उसमें से CB cos थीटा मतलब ये वाला डिस्टेंस माइनस करा, तो बचा रिमेनिंग ये, करेक्ट है ना, ये चीज सही है। AB cos थीटा तो पूरा लेंथ हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है, AB cos थीटा, उसमें से मैंने CB cos थीटा माइनस करा, CB का कॉस कंपोनेंट ये वाला डिस्टेंस, तो रिमेनिंग ये बचेगा, ये चीज इस तरीके से, ठीक है। AB CB आपको वैल्यूज पता है, वो आप लिख लोगे। ये तो F1 का मोमेंट हो गया। उसके बाद F2 का मोमेंट, ये एंटी क्लॉक, ये भी क्लॉकवाइज है, सॉरी दोनों क्लॉकवाइज है। F2 के लिए क्या डिस्टेंस लिखेंगे, अब F2 के लिए देखो डिस्टेंस लिखना है मुझे, देखो F2 की लाइन ऑफ एक्शन देखता हूं मैं, ये मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस कैसे लिखूं मैं, क्या करना चाहिए, टोटल AB sin थीटा, AB sin थीटा तो ये पूरा हो जाएगा, AB sin थीटा पूरा हो जाएगा, उसमें से क्या करते हैं हम, DB का वर्टिकल कंपोनेंट माइनस कर देते हैं, करेक्ट है। देखो AB का वर्टिकल कंपोनेंट ये पूरा है, AB आपके पास बार है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट इतना होगा, उसमें से अगर मैं ये डिस्टेंस माइनस कर दूं तो मेरे को ये डिस्टेंस मिल जाएगा, जो कि रिक्वायर्ड है F2 का मोमेंट निकालने के लिए अबाउट पॉइंट A। अब ये डिस्टेंस बेसिकली क्या होगा, किसका, DB का वर्टिकल कंपोनेंट,
तो हम क्या करते हैं, F2 इंटू क्या हो जाएगा डिस्टेंस, ए बी साइन थीटा माइनस कितना ये डी बी साइन थीटा, ये चीज। और फिर क्या बचता आपके पास यहाँ पे, बाकी आरबी साइन थीटा आरबी कॉस थीटा, ये तो सिंपल है, ठीक है। आरबी सबसे पहले आरबी लिखते हैं, ये भी क्लॉकवाइज में, आरबी कॉस थीटा ये वैल्यू, ठीक है। ये चीज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए बी का वर्टिकल कंपोनेंट, ए बी का वर्टिकल कंपोनेंट मतलब साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। फिर आरबी साइन थीटा ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसको माइनस में लिख लेते हैं, आरबी साइन थीटा, आरबी साइन थीटा। इसके लिए डिस्टेंस क्या लिखेंगे हम, ये वाला हॉरिजॉन्टल, मतलब ए बी का कॉस कंपोनेंट, ठीक है। अब इसमें ना बहुत जगह हमारा यूज हो रहा है साइन कॉस, इसमें से आप चाहो तो कॉस डिवाइड कर लो या साइन डिवाइड कर लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। कॉस या साइन किसी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लो, क्योंकि हमें सारे डिस्टेंस पता है, थीटा अननोन है, तो साइन डिवाइड कर लो या कॉस डिवाइड कर लो, आपके ऊपर है ना। कॉस डिवाइड करोगे तो यहाँ पे साइन बचेगा, है ना। तो यहां से इसको सॉल्व करना है और थीटा का वैल्यू निकालना है फाइनली। तो एक काम करते हैं ना, कॉस से डिवाइड कर देते हैं, लेट्स सपोज कॉस से डिवाइड करते हैं। तो कॉस से, पहली बात ये इक्वेशन क्लियर है ना सबको, इसमें किसी को डाउट की कुछ चेंज होगा या कुछ है, क्लियर है सभी को इक्वेशन, ये डाउट है तो पूछ लो अभी इसमें, क्लियर है ना, ठीक है। अगर क्या ये वाला, ये तो हमें निकालना, ये कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, आपको कैसे पता, आप पता क्यों बोल रहे हो, ये आप बोल रहे हो दिस इज अल्फा, आपको कैसे पता थीटा प्लस अल्फा 90 है, अगर ये होता तो फिर तो जरूरत ही नहीं थी। आपको कैसे पता थीटा प्लस अल्फा 90, आपको ये तोड़ना पता है कि ये रॉड इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, और अगर ऐसा होता तो ये तो इसके साथ इन उसी का लॉन्ग चले आता। क्या हुआ, बोलो बोलो फटाफट बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो, क्या निकल जाएगा, हाँ तो आरबी तो एफ आई से तो निकालेंगे, अरे इसको मैंने थीटा लिख दिया, ये एक्चुअली ये थीटा निकालना है हमें, ये थीटा, ये तो यहाँ का थीटा, एक्स को थीटा डैश लिख लो यार, इसको जब यहाँ थीटा लिख दे इसको थीटा डैश लिख लो यहाँ पे बस। आपको कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि थीटा तो ये निकाल दिया, अब आगे क्या चल रहा है, ठीक है। ये थीटा निकालना है आपको, रॉड का एंगल निकालना है ना, कि विद रिस्पेक्ट टू ये हॉरिजॉन्टल कितना एंगल होगा, वो तो हमने ये जो आरबी लिया था उसका थीटा लिखा था, ठीक है। तो ये इक्वेशन फाइनल, ठीक है, क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं ना, एक काम ये किया जा सकता है कि हम पूरी इक्वेशन में से लेट सपोज कॉस थीटा डिवाइड कर देते हैं, पूरी इक्वेशन से कॉस थीटा डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन बचेगा यहाँ पे F1 इंटू ए बी माइनस सी बी, ठीक है। देखो ए बी माइनस सी बी बचता है यहाँ से, पूरी इक्वेशन में कॉस थीटा डैश डिवाइड कर रहे हैं, प्लस F2, ये हो जाएगा आपका ए बी, ठीक है। ए बी टेन थीटा, कॉस थीटा से डिवाइड कर दो टेन थीटा डैश माइनस डी बी टेन थीटा डैश, ये चीज, प्लस आरबी, ये सिर्फ आरबी बचेगा, इंटू ए बी टेन थीटा डैश माइनस आरबी टेन थीटा डैश, आरबी इंटू ए बी टेन थीटा डैश इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां से आप सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा किसका, टेन थीटा डैश का वैल्यू, और थीटा डैश निकालोगे तो कितना आ रहा था, 30 समथिंग आ रहा था कुछ, ठीक है। मेन चीज है देखो इसमें ना, दिक्कत क्या होगी, जो भी प्रॉब्लम होगा वो मोमेंट लिखने में, ठीक है। जो भी दिक्कत है मोमेंट लिखने में, बस मोमेंट लिखते वक्त आप ये चीज देखो कि जो फोर्स का मोमेंट आप लिख रहे हो उसके लाइन ऑफ एक्शन को ना थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया करो इन केस, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो कभी। मुझे F1 का मोमेंट ए पे लिखना है तो मैंने F1 की लाइन ऑफ एक्शन ऐसे ड्रॉ करी, तो लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी लाइक दिस, ये चीज। कितना आंसर आ रहा था इसका, 30 हाँ ये तो क्या 36 था, एंगल आ रहा था 28.3,
ठीक है 28.3। हाँ एक्चुअली क्या हो गया, ये आपने ए पे निकाला तो दो चीज का मोमेंट एक्स्ट्रा आ गया भाई, ये चीज है, इसका और इसका एक्स्ट्रा आ गया है? हाँ वो उससे जल्दी हो जाता, वो बात ठीक है, वो इधर करो बात एक ही हो गई। एक्चुअली क्या है वो, यहाँ से अगर हम करते तो बेसिकली हमें पहले आर ए फाइंड आउट करना पड़ता, अब उसको नहीं करने के चक्कर में ये दो मोमेंट हमें एक्स्ट्रा लिखने पड़ रहे हैं, वो वाली चीज है। ठीक है तो आंसर तो खैर सेम ही आएगा जिससे भी आप सॉल्व करोगे, तो थीटा डैश बेसिकली इट इज 28.3। ठीक है 28.3 ये आंसर आएगा। तो चाहे आप इससे करो, देखो चाहे इससे करो चाहे आप ऐसे कर लो, मोमेंट अबाउट बी जीरो करो, एक ही बात है। बट हाँ बी पे जीरो करने के लिए पहले आर ए निकालोगे, आर ए निकालने के लिए सिंपल है कि आर बी का वैल्यू यहाँ रख दो, आर ए निकल के आ जाएगा, सिंपल। ठीक है ये चीज, तो ये आप एक काम जरूर करना, देखो जिन्होंने नहीं किया तो समेशन एम अबाउट ए पे सॉल्व करो या बी पे सॉल्व करो, दोनों से करके चेक कर लेना, आंसर सेम ही आएगा 28.3 वाला पार्ट। ठीक है और लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? लास्ट क्वेश्चन तो सिंपल सही है। हाँ डी, डी आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर डी आ रहा है ना, 10√55। हाँ ठीक है सिंपल सा है वो चीज। और एक लास्ट एक वो उसका क्वेश्चन भी दिया था ट्रस्ट का, लास्ट एक ट्रस्ट का क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर बताओ क्या आ रहा है? 2.36। हाँ फोर्स इन मेंबर सीबी, एक क्वेश्चन दिया था ना ट्रस्ट का, सॉल्व किया वो क्वेश्चन की नहीं किया? सिंपल, वैसे वो भी सिंपल ही था, ऐसा कुछ नहीं है, बस रिएक्शन ही तो उसमें अलग अलग थे और कुछ नहीं है। ठीक है तो ट्रेस वाला पार्ट हमारा ऑलरेडी ओवर हो चुका है, नेक्स्ट टॉपिक लिखो फ्रिक्शन। ठीक है किसका, लो ट्रेस वाले क्वेश्चन का 2.36 न्यूटन। ठीक है 2.36 न्यूटन। ठीक है तो ट्रेस वाले पार्ट में मेथड ऑफ सेक्शन इज बेस्ट मेथड, बस आपको ये इंश्योर करना है कि तीन इक्वेशंस यूज करनी है। देखो मेथड ऑफ सेक्शन सबसे इजी है एंड सबसे बेस्ट है, आपको जिस भी मेंबर पे फोर्स निकालना है उस मेंबर को आप एक सेक्शन से कट करो, कट करने के बाद तीन इक्वेशन से तीनों इक्वेशन को चेक करके देख लो किससे आंसर आ सकता है इजीली, और होगा। गेट में कभी ऐसा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है जिसमें मोर देन वन सेक्शन लगे, क्योंकि अगर मोर देन वन सेक्शन लगता है इट मींस वो 5 से 10 मिनट का क्वेश्चन है, वो होगा ही नहीं कभी। तो आप देखोगे गेट के प्रीवियस ईयर के, चाहे मैकेनिकल देखो चाहे सिविल देखो, सारे क्वेश्चन जितने भी किए हैं ट्रस्ट के, जितने भी क्वेश्चन है मैकेनिकल सिविल के, सबको मेथड ऑफ सेक्शन से करके देखो, तो आपकी खुद एक प्रैक्टिस हो जाएगी मेथड ऑफ सेक्शन से। जितने भी क्वेश्चन ऐसे ये हो सकता है, हमने जो मेथड ऑफ ज्वाइंट से क्वेश्चन किए थे उनको भी मेथड ऑफ सेक्शन से करके देखो, तो उससे आपको ना कमांड आ जाएगा। मेथड ऑफ सेक्शन जनरली हम प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए उसमें कमांड नहीं आता, बल्कि वो सबसे बेस्ट मेथड है। बस ये कि हाँ इक्वेशंस कैसे यूज करनी है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है तो नेक्स्ट लिखो फ्रिक्शन टॉपिक। ठीक है नेक्स्ट टॉपिक फ्रिक्शन। ठीक है फ्रिक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, क्या होता है फ्रिक्शन बताओ? चेंज इन, बोलो कार्तिक। टेंजेंशियल फोर्स किसका, जो कहाँ आता है, क्यों आता है, क्यों आता है? रिलेटिव मोशन होगा तो टेंजेंशियल फोर्स आएगा बिटवीन टू सरफेसेस। अच्छा ठीक है लेट्स सपोज ये ब्लॉक है, ठीक है इसका वेट W, इसमें फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा, या फ्रिक्शन है कि नहीं है?
हाँ अभी नहीं है, क्यों नहीं है अभी? मोशन ही नहीं हो रहा है, बेसिकली फ्रिक्शन कभी इन्वॉल्व होगा नहीं, क्योंकि आप फ्रिक्शन इन्वॉल्व कर रहे हो, इट मींस फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अब फ्रिक्शन फोर्स किसको अपोज करता है? रिलेटिव मोशन को, रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ मोशन, मोशन भी नहीं बोलेंगे, टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करता है। मतलब मैं यहाँ पे लेट सपोज ये 100 न्यूटन का ब्लॉक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 100 न्यूटन का ब्लॉक है, मैं इस पे लेट सपोज 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि 5 न्यूटन से मूव करेगा नहीं आगे, बट फ्रिक्शन फोर्स इन्वॉल्व होगा। ब्लॉक आपका एक्चुअली में मोशन में है या नहीं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि टेंडेंसी है कि नहीं। टेंडेंसी है कि नहीं, यह हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें यहां से पता चलेगा कि फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। कोई तो रीजन होना चाहिए इस ब्लॉक के मोशन के लिए, तो ये 5 न्यूटन फोर्स बेसिकली एक रीजन है जिससे ये ब्लॉक मूव कर सकता है। वो बात अलग है कि मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो अलग चीज है। मतलब टेंडेंसी ऑफ मोशन होना जरूरी है, मोशन हो एक्चुअली में ये जरूरी नहीं है। तो 5 न्यूटन बेसिकली टेंडेंसी क्रिएट कर रहा है इस ब्लॉक में ताकि ये मूव करे। तो इसकी टेंडेंसी ब्लॉक को मूव कराने की किधर होगी? डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट। तो मतलब टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक इज टुवर्ड्स राइट। अब ये टुवर्ड्स राइट है, ठीक है, कौन ब्लॉक? किसके रेस्पेक्ट में? हाँ ब्लॉक है ना, ब्लॉक किसके रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है? प्लेन के रेस्पेक्ट में। मतलब आपको आप देख रहे हो कि ये राइट मूव कर रहा है, ये इसलिए पता है आपको क्योंकि आप इस प्लेन से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो। आप यहां से इस ब्लॉक को ऑब्जर्व करो, तो अगर आप प्लेन से ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको पता है कि ये टुवर्ड्स राइट जाएगा, इसका जो मोशन है इट विल बी टुवर्ड्स राइट। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। मैं प्लेन से बेसिकली इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। अब एक चीज है, आप यहां से इसको ऑब्जर्व करो, लेट सपोज आप ब्लॉक से प्लेन को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो प्लेन किधर जा रहा है? प्लेन वैसे जा नहीं रहा है कहीं किधर, बट हम बोलेंगे इसका रिलेटिव मोशन होगा, किधर होगा इसका? टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। प्लेन में एक्चुअली मूव नहीं कर रहा है, बट आप जब इस एक ऐसी चीज के ऊपर बैठे हो जो ऑलरेडी मोशन में है, तो आपको दूसरी चीज भी मोशन में नजर आएंगी। क्यों नजर आ रही है? वो इसलिए नजर आ रही है क्योंकि उसका डिस्टेंस आपके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। इसलिए तो होता है जब आप किसी कार में बैठे हो, बाइक में बैठे हो, तो आपको लगता है कि वो चीजें जो दूर वाली चीज है आप उसी की तरफ अप्रोच करो तो आपको लगे वो मेरे पास आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि आप उसके पास जा रहे हो, आपका डिस्टेंस चेंज हो रहा है। कोई भी चीज है, अच्छा कोई भी, हमने सबसे पहले मैकेनिक्स में डेफिनेशन ये बोलता है कि मोशन, मोशन है ये हम कैसे बोलते हैं? चेंज ऑफ पोजीशन से। अब कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे, उसका पोजीशन मेरे रेफरेंस पे मैं मेजर यहां से कर रहा हूं। अब मैं यहां से मेजर कर रहा हूं इसको, ग्लास को, तो लेट्स सपोज 2 मीटर में। अब अभी तो 2 मीटर, बट मैं खुद आगे चले जाऊंगा तो वो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो पोजीशन बदल जाएगी मेरे रेफरेंस पे। तो पोजीशन बदल गई, इट मींस उसका मोशन हो रहा है मेरे रेफरेंस पे। एक्चुअली मोशन हो रहा हो नहीं हो रहा वो बात अलग है। तो मोशन का मीनिंग क्या है? पोजीशन का चेंज होना। अब पोजीशन चेंज होने का मतलब ये नहीं कि ब्लॉक या कोई बॉडी एक्चुअली मोशन कर रही हो सकता है कि जिस रेफरेंस से आप उसका पोजीशन मेजर कर रहे हो वही रेफरेंस चेंज हो रहा हो, ये चीज है। क्योंकि एक्चुअली में इस प्लेन का मोशन नहीं हो रहा है, बट फिर भी हम ये बोल रहे हैं कि अगर कोई यहां से इस ब्लॉक के ऊपर से इसको ऑब्जर्व करता है तो ये चीज हम बोलेंगे कि इसका मोशन हो रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट, इसका मोशन हो रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। तो अच्छा ये हमने बोलता है ब्लॉक के ऊपर फोर्स, ये है रीजन बेसिकली, ये आपके पास है रीजन, ठीक है, ये है बेसिकली रीजन। किस चीज का? रीजन फॉर टेंडेंसी ऑफ मोशन, ठीक है, ये बेसिकली रीजन है। कोई भी फोर्स लगे, एक्स वाई जेड, कोई भी कितने भी अमाउंट का फोर्स लगे, बट कोई रीजन होना चाहिए जो टेंडेंसी ऑफ मोशन को क्रिएट कर रहा हो। टेंडेंसी ऑफ मोशन ही नहीं है तो मतलब मोशन नहीं हो सकता है, इसलिए वर्ड है टेंडेंसी, वर्ड इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल मोशन बोलना गलत है, एक्चुअल मोशन होगा तो जरूरी नहीं है, मतलब एक्चुअल मोशन नहीं भी हो तब भी फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। तो इस रीजन, इस केस में तो कोई मोशन हो नहीं रहा है, बट ये फोर्स जरूर बता रहा है कि ये मोशन कर सकता है इधर टुवर्ड साइड। तो मुझे पता चला ये टुवर्ड साइड इसका मोशन है, तो इसका कांटेक्ट है, इसका कांटेक्ट है। अब इन दोनों का कांटेक्ट है, ऑब्वियस ही बात है जिनके बीच में कांटेक्ट है अगर वहां पे मोशन हो रहा है तो हर एक सरफेस दूसरी सरफेस के मोशन को अपोज कर रही होगी। इट मींस ब्लॉक एंड प्लेन का कांटेक्ट है तो प्लेन बेसिकली इस ब्लॉक के मोशन को अपोज करेगी। रिलेटिव मोशन ऑफ ब्लॉक इस ब्लॉक के रिलेटिव मोशन को अपोज करेगी। आपको पता है ब्लॉक टुवर्ड्स राइट जा रहा है,
तो ये प्लेन क्या करेगा, इस पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, लेट सपोज दिस। सिमिलर वे में ब्लॉक इस प्लेन पे फोर्स लगा रहा होगा, किधर, टुवर्ड्स राइट, ये चीज। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इस पे भी लग रहा है। कांटेक्ट तो इन दोनों का हो रहा है ना, ये बेसिकली कांटेक्ट है, यहाँ पे कांटेक्ट है, तो कोई भी मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स तो दोनों पे लगना है। कांटेक्ट है, दोनों चीजें क्या कर रहे हैं, वो जो कांटेक्ट एरिया वो दोनों शेयर कर रहे हैं। तो हमेशा एक सरफेस दूसरी सरफेस के मोशन को अपोज करेगी, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगी। तो ये बेसिकली एक्चुअल फ्रिक्शन केस है। तो इंपॉर्टेंट सबसे पहले क्वेश्चन आएगा फ्रिक्शन का, आपको ये चीज चेक करना है कि टेंडेंसी ऑफ मोशन है, क्या कोई रीजन है जिससे ब्लॉक मूव कर सकता है। हाँ, अगर रीजन है, टेंडेंसी आपको दिख रही है कि ब्लॉक मूव कर सकता है, देन फ्रिक्शन विल कम, अदरवाइज फ्रिक्शन नहीं होगा। सिंपली एक ब्लॉक रेस्ट पे रखा है और आप बोल रहे हो कि फ्रिक्शन बताओ कितना है, फ्रिक्शन होगा ही नहीं। जब उसके अंदर टेंडेंसी ही नहीं है मोशन की, तो फ्रिक्शन किस बात का, नहीं पॉसिबल। एक बार आपको कंफर्म हो गया कि टेंडेंसी ऑफ मोशन है, तो आप ये चेक करो टेंडेंसी ऑफ मोशन किस तरफ है। इस केस में टुवर्ड्स राइट था। टुवर्ड्स राइट आपने कैसे बोला, जब आप इस ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहे हो फ्रॉम द प्लेन, तो आपको पता चलता है इसका मोशन होगा टुवर्ड्स राइट। तो ऑब्वियसली ये प्लेन इसके मोशन को अपोज करेगा बाय अप्लाइंग द फोर्स अपोजिट टू द रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये प्लेन फोर्स लगाएगा किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इसका रिलेटिव मोशन हो रहा है उसके अपोजिट। तो इसका मोशन हो रहा है ब्लॉक का टुवर्ड्स राइट, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। अब इस प्लेन का मोशन हो रहा है, इस प्लेन का मोशन कहां से, जब आप ब्लॉक से इसको ऑब्जर्व करते हो, तो इसका मोशन हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इस पे जो फोर्स लगेगा, कौन लगा रहा है, ये ब्लॉक टुवर्ड्स राइट। ये चीज ठीक है, ये क्लियर है फ्रिक्शन वाला चीज, है ना। तो यही पूरा फ्रिक्शन का कंसेप्ट यही है। बाकी न्यूमेरिकल्स में आपको यही चीज याद रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स है वो लिख लो, ठीक है। इसमें लिखना व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट, when two bodies are in contact and if one body has a relative tendency of motion and if one body has a relative tendency of motion with respect to and if one body has a relative tendency of motion with respect to another body, then friction force is developed such that it opposes the relative tendency of motion, ठीक है, रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये चीज है, तो हमेशा रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करेगा कौन, फ्रिक्शन, ठीक है। तो अगर हम फ्रिक्शन का क्लासिफिकेशन देखें, देखो इन जनरल तो दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड वन विल बी द डायनामिक। स्टैटिक फ्रिक्शन बोलने का मतलब क्या है, जब एक्चुअली में बॉडी रेस्ट में हो, ये केस में बॉडी रेस्ट में ही है, इस केस में बॉडी रेस्ट में ही है, ठीक है, मोशन नहीं है, हाँ टेंडेंसी ऑफ मोशन है, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो यहाँ पे बॉडी रेस्ट में, तो इस पर्टिकुलर केस को हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन वहां पे इन्वॉल्व होगा जहां पे एक्चुअली में मोशन हो रहा होगा, और वहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो उसको डायनामिक फ्रिक्शन बोलते हैं, या काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोल देते हैं बहुत जगह, बट दोनों नाम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो पॉपुलर नेम जो है वो डायनामिक है, बट जनरली काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। स्टैटिक में क्या होगा कि बॉडीज जो जिनका कांटेक्ट है, जहां पे आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, वो रेस्ट कंडीशन है, डायनामिक में बेसिकली मोशन में। तो इसमें एक पॉइंट लिख लेना, स्टैटिक में लिखना, स्टैटिक फ्रिक्शन में ही लिख लेना उसी के नीचे,
स्टैटिक फ्रिक्शन में लिखो when the contacting surface, स्टैटिक फ्रिक्शन के नीचे लिखना एरो लगा के, when the contacting surface are in rest but there is a tendency of motion, इसको अंडरलाइन जरूर कर लेना, रेस्ट में तो है बट देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ मोशन, ठीक है। सेकंड डायनामिक के लिए लिखो when the contacting surface are in relative motion, ठीक है, ये चीज। देखो एक चीज, ये ब्लॉक है, इसको डायग्राम जरूर बना लेना। लेट सपोज कोई भी ब्लॉक है, W वेट है, यहाँ पे लग रहा है कोई फोर्स F, ठीक है। तो टेंडेंसी ऑफ मोशन क्या है इस ब्लॉक के लिए टेंडेंसी ऑफ मोशन ये है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे टेंडेंसी ऑफ मोशन। ऑफ ब्लॉक, ये चीज, ठीक है, ये चीज क्लियर है, इसको जरूर ड्रॉ कर लेना। इसको ड्रॉ करो, फिर देन एक दूसरा केस डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये तो टेंडेंसी ऑफ मोशन हो गया इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, अगर ऐसा केस है लेट सपोज, और यहां पे ऐसे फोर्स लग रहा है F, इस केस में फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? हाँ, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, क्यों डायरेक्शन नहीं? हाँ, एक्चुअली टेंडेंसी ऑफ मोशन नहीं है तो फ्रिक्शन भी नहीं होगा इन्वॉल्व यहाँ पे। क्यों? आप देखो फोर्स अप्लाई तो कर रहे हो, क्या ये कभी ब्लॉक का टेंडेंसी हो सकता है मोशन का? नहीं हो सकता, बिकॉज हमने यहाँ पे पहले से ये जो साइन बनाया, इसका मतलब क्या है, ये एक फिक्स है, फिक्स एंड है, तो ऑब्वियसली मोशन होगा ही नहीं। तो जब टेंडेंसी ऑफ मोशन ही नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पे जरूर लिख लेना नो टेंडेंसी ऑफ मोशन, ठीक है। तो फ्रिक्शन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? टेंडेंसी ऑफ मोशन का। ठीक है, देखो एक जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस है, जिसको हम बोलते हैं कूलम्स लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन, बेसिकली उसका कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस है, उसको हम ग्राफ में ऑब्जर्व करते हैं। बेसिकली क्या है, लेट सपोज ये है आपका अप्लाइड फोर्स जो आप बेसिकली अप्लाई कर रहे हो, उसके करस्पॉन्डिंगली फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब एक सिंपल केस लेते हैं, देखो यही चीज हमने बोला था, जैसे लेट सपोज ये ब्लॉक है, ठीक है, लेट सपोज ये कोई W है, या एक काम करो, अच्छा चलो ठीक है W ही ले लेते हैं, और यहाँ पे लेट सपोज फ्रिक्शन सॉरी फोर्स जो लग रहा है अप्लाइड फोर्स, इसका वैल्यू है 1 न्यूटन, ठीक है, लेट सपोज, और W का कुछ वैल्यू लिख लेते हैं कंपैरिजन के लिए इजी रहेगा, लेट सपोज 100 न्यूटन, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे फोर्स जो आपने अप्लाई किया 1 न्यूटन और इसका वेट है 100 न्यूटन, तो आपको पता है मोशन नहीं होगा, बट फ्रिक्शन फोर्स इन्वॉल्व होगा। फ्रिक्शन फोर्स कितना इन्वॉल्व होगा यहाँ पे? ऑब्वियसली 1 न्यूटन, क्योंकि सिस्टम तो बैलेंस तभी रहेगा ना। और ऑब्वियसली एक चीज बताओ, जब अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन है
तो फ्रिक्शन फोर्स भी सिमिलर 1 न्यूटन होगा, बट आप धीरे 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 इसका वैल्यू बढ़ाते जाते हो तो उसके करस्पॉन्डिंगली फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू भी बढ़ेगा। ठीक है, मतलब एक लीनियर रिलेशन आपको देखने को मिलेगा अप टू सर्टेन पॉइंट। ठीक है, अप टू सर्टेन पॉइंट आपको एक लीनियर वेरिएशन देखने को मिलेगा, मतलब एक लिमिट आ जाएगा जहां पे फ्रिक्शन फोर्स, अच्छा फ्रिक्शन फोर्स जैसे आप अप्लाइड फोर्स तो आपके हैंड पे उसको इंक्रीज करना, और हम ये भी बोल रहे हैं कि जैसे से आप फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स सॉरी जैसे से आप अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करो तो फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज होगा। बट ये तो अनलिमिटेड है ना, इसको मैं कितना भी बढ़ा सकता हूँ, क्या जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी अपने हिसाब से बढ़ता जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता, ऑब्वियसली कोई लिमिट होगी। लिमिट डिपेंड करती है इनके कॉन्टैक्ट्स पे, इनके नेचर पे, मटेरियल पे, है ना। तो एक तो लिमिट होगा ही होगा, फ्रिक्शन फोर्स का एक लिमिट होगा, उसके बाद वो इंक्रीज कर ही नहीं सकता। ये तो जस्ट हम कॉमन सेंस से आंसर कर सकते हैं, बट अप्लाइड फोर्स तो आपकी मर्जी कितना भी इंक्रीज करो। तो यहां से एक पॉइंट निकल के ये आता है कि यार ये ब्लॉक मोशन कब स्टार्ट करेगा? नहीं 100 न्यूटन तो मैंने जस्ट वैल्यू लिख दिया। फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा, हाँ, जब अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर ले, है ना, यहां से, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ही तो इसके मोशन को अपोज कर रहा है। फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली इसके मोशन को अपोज कर रहा है। तो जब फ्रिक्शन फोर्स का एक मैक्सिमम वैल्यू है, लेट्स सपोज कोई एक मैक्सिमम वैल्यू है, अब उस मैक्सिमम वैल्यू को अप्लाइड फोर्स ओवरकम कर लेता है, तो मतलब उससे ज्यादा है, अब वो कितना भी ज्यादा हो, चाहे वो 0.1 भी ज्यादा क्यों ना हो, तो अगर उससे ज्यादा है तो ब्लॉक कुछ ना कुछ मोशन करना स्टार्ट कर देगा। हाँ, अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के बराबर ही है तब भी इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, मतलब रेस्ट कंडीशन मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो जब तक आपका अप्लाइड फोर्स इसके मैक्सिमम वैल्यू को ओवरकम नहीं करता तब तक मोशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसकी एक मैक्सिमम लिमिट होगी, उसके बाद ये कभी इंक्रीज करेगा भी नहीं। ठीक है, तो वो जो मैक्सिमम लिमिट होती है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, या मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा बोल सकते हो। ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, या लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स भी बोलते हैं। तो एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, एंड देखो लेट सपोज फ्रिक्शन फोर्स वैल्यू था यहाँ पे 20 न्यूटन, लेट सपोज फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू लेट सपोज 20 न्यूटन है, और आपने जो लगाया वो भी 20 न्यूटन है। बट जैसे ही आप 20 न्यूटन से थोड़ा एक्स्ट्रा लगाओगे तो वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब एक्चुअली प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन यही है, ठीक, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, उसका ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, बट आपको ये चीज शायद जब आप कोई जैसे कोई टेबल है या कोई बेड या कोई भी चीज अगर आप जिसको पुश करते हो उसे उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हो, तो इनिशियली आपने फोर्स लगाया, इनिशियली आपने एफर्ट लगाया, वो मोशन में नहीं है। इट मींस अभी आप जो फोर्स लगा रहे हो, आप फोर्स कितना लगा रहे हो? मैक्सिमम से कम, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू से कम लगा रहे हो। कहने का मतलब ये, क्योंकि आप टेबल को पुश करो, टेबल मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपने जो फोर्स लगाया अप्लाइड फोर्स वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू से कम है, तो मूव करेगा भी नहीं। आपने धीरे धीरे एफर्ट बढ़ाया, मतलब अप्लाइड फोर्स बढ़ाया, तो आप इसकी वैल्यू पे पहुंच गए। मतलब अब ये कंडीशन है कि आपने थोड़ा सा और बढ़ाया ना तो वो मूव कर जाएगा। और प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया गया है कि जैसे ही आप अपने वैल्यू, अपनी अप्लाइड फोर्स को इसकी मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू से थोड़ा और बढ़ाते हो तो आपको वो मोशन करने लग रहा है। लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया है कि जैसे ही आपने वो वैल्यू, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू को ओवरकम किया ना, आपका एफर्ट कहीं ना कहीं डिक्रीज हो गया। मतलब एक बार आपने फोर्स लगाया लगाया लगाया, एकदम से मूव हुआ, फिर आपको ना उतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ा जितना पहले लगा रहे थे। ये बात थोड़ा सा अगर आप देखोगे घर में प्रैक्टिकल करके, कोई टेबल या किसी अलमीरा को या बेड को खिसकाओगे, तो इनिशियली आपने एफर्ट लगा रहे हो, मतलब बढ़ा रहे जा रहे हो एफर्ट, तो मतलब अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हो। तो जैसे ही वो मोशन करना स्टार्ट होता है तो उसके बाद आप सेम एफर्ट लगाते हो क्या जो पहले लगा रहे थे? कहीं ना कहीं थोड़ा एफर्ट रिड्यूस हो जाता है। ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। अगर आपका एफर्ट रिड्यूस हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, फ्रिक्शन, यस, फ्रिक्शनल फोर्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा ड्रॉप हुआ होगा। हमारा एफर्ट रिड्यूस हुआ, इसका मतलब ये ना कि जो हमें रेजिस्ट कर रहा था वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हुआ होगा, तभी तो हमारा एफर्ट रिड्यूस हुआ है। ये तो जस्ट कॉमन सेंस हम आंसर कर सकते हैं ना। हमारा एफर्ट रिड्यूस, इट मींस हमें जो पहले रेजिस्ट कर रहा था वो कहीं ना कहीं ड्रॉप हुआ होगा। और एक्चुअली ये ऑब्जर्व किया गया कि आफ्टर, जब ये ब्लॉक, आफ्टर द एक्चुअल मोशन ऑफ द ब्लॉक, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू ड्रॉप करता है, बहुत कम ड्रॉप करता है लेकिन ड्रॉप करता है थोड़ा सा। ठीक है, तो लेट सपोज यहां से ये मैक्सिमम अभी भी रेस्ट में, उसके बाद थोड़ा सा ड्रॉप करा और फिर ये कांस्टेंट वैल्यू ही मेंटेन रहता है। ठीक है, ये क्या है बेसिकली, यहाँ पे कुछ वैल्यू ड्रॉप हुआ है।
ड्रॉप कब हुआ है? जब वो एक्चुअल डायनामिक कंडीशन में आ चुका है, एक्चुअल मोशन उसका हो चुका है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्चुअली अब उसका मैं रीजन में अभी आऊंगा कि बेसिकली पहली बात हम फ्रिक्शन वाले माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें कि ऐसा हो क्यों रहा है, वो चीज मैं आ रहा हूँ अभी कि ड्रॉप क्यों हो रहा है, आप ये पूछना चाह रहे हो ना। हाँ वो चीज, तो पहले तो इसको डायग्राम बनाओ एंड इसके रिगार्डिंग 4-5 पॉइंट लिखो, फिर हम वो डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में होता क्यों ऐसा। ठीक है, इसमें 2-3 पॉइंट से पहले ये लिख लेते हैं, है ना। ठीक है, यहाँ पे ये चीज मेंशन कर देना, स्लाइड ड्रॉप इन फ्रिक्शन फोर्स इन डायनामिक कंडीशन। इन डायनामिक कंडीशन या फिर बॉडी व्हेन बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, ऐसा लिख लो, व्हेन बॉडी स्टार्ट्स मूविंग। ठीक है, अप टू दिस कंडीशन, अप टू दिस कंडीशन बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यहां से लेकर यहां तक जो रीजन है बेसिकली वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का ही है ना, क्योंकि अप्लाइड फोर्स भी आपको उसी के अकॉर्डिंगली है। तो जब तक मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स तक आपने फोर्स लगाया अपना अप्लाइड फोर्स, तो बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही रहेगी। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लिया तो देन पॉइंट्स लिखो इसमें। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखना, when applied force is equal to, when applied force is equal to maximum frictional force, when applied force is equal to maximum frictional force, ठीक है, then this condition is known as, then this condition is known as impending motion, impending motion। ठीक है, IMPEND, impending motion कंडीशन। ठीक है, एक्चुअली नाम से आपको लग रहा है इंपेंडिंग मोशन, मतलब ऐसा कहीं ऐसा लग सकता है कि मोशन की हम बात करें, मोशन की बात नहीं है, मोशन नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको पता है जब अप्लाइड मैक्सिमम के बराबर होगा तो मोशन तो होगा ही नहीं ना। बट नाम क्या दिया गया? इंपेंडिंग मोशन कंडीशन। बस ये एक गलत फहमी मत पा लेना कि इंपेंडिंग मोशन लिखा मतलब मोशन हो रहा है। ठीक है, मोशन अभी हो नहीं रहा है, और करके लिखना, इसके बाद इसी में स्लैश करके या और करके लिखो, बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव, body is just about to move, body is just about to move, फिर देन और एक और यस लेस करके लिखो, on the verge of, on the verge of motion, on the verge of motion। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, when the external force is applied, when the external force is applied, within brackets लिखना, इसके बाद आगे ब्रैकेट स्टार्ट करके, which causes the relative tendency of motion, which causes the relative tendency of motion, bracket close, which causes the relative tendency of motion, bracket close। ठीक है, फिर इसी के आगे लिखना, the frictional force starts developing, the frictional force starts developing at the interface of the contacting surface, at the interface of contacting surface। ठीक है, जैसे कोई एक ऐसा फोर्स जो टेंडेंसी ऑफ मोशन क्रिएट कर रहा हो, तो वैसे ही आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी स्टार्ट हो जाएगा डेवलप होना।
सेकंड पॉइंट लिखो, हाँ मतलब इससे पहले लिखा वो फर्स्ट तो फिर सेकंड, ठीक है। इसमें लिखा एक्सटर्नल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय, external force is balanced by the frictional force. External force is balanced by frictional force, and object remains in static equilibrium condition. In static equilibrium condition, ठीक है। फिर कॉमा इसी में फुल स्टॉप करके इसी में आगे कंटिन्यू करना। फुल स्टॉप के बाद when the external force exceeds the maximum frictional force, then the body ठीक है। क्या लिखा हमने, when the external force exceeds ना, exceeds की जगह काट के लिखना when the external force reaches, लिखो पहले when the external force reaches, मतलब एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू आपका उसके बराबर किसके, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। तो when the external force reaches the maximum frictional force, then the body is on the verge of motion, एंड ब्रैकेट्स में लिख लेना impending motion condition, इसी को हम impending motion condition भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज ठीक है। एंड उसके बाद आगे लिखो, फिर आगे इसी के आगे लिखना एंड एंड के बाद लिखना when external force exceeds, अब लिखो उसके बाद and when external force exceeds the maximum frictional force, then body starts moving, ठीक है। then body starts moving, ये चीज फिर नोट करके लिखना एक दो पॉइंट इसी में, नेक्स्ट नोट करके पॉइंट लिखना फ्रिक्शनल फोर्स इज independent of relative velocity, ठीक है, is independent of relative velocity, full stop, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद एक हेडिंग लिखो कूलम्स लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन, एक हेडिंग लिखो कूलम्स लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन, ठीक है। तो हम जितना भी डिस्कशन कर रहे हैं फ्रिक्शन का विद रिस्पेक्ट टू ड्राई फ्रिक्शन, ये अज्यूम करते हुए कोई भी लुब्रिकेंट या कुछ भी ऐसा पार्टिकल आप यूज नहीं कर रहे हो जो लुब्रिकेशन का काम कर रहा हो, ठीक है। तो कूलम्स लॉ, एंड ऑब्वियसली ये जो लॉ है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस उसके ऊपर है, जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर। तो फर्स्ट पॉइंट लिखना है इसके अंदर फ्रिक्शनल, इसमें लिखना द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, ब्रैकेट में लिखना इसी में मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, विद इन ब्रैकेट्स लिखो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ब्रैकेट क्लोज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the normal between the surfaces for a given pair of material, मतलब इस स्टेटमेंट के बाद हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका मैक्सिमम वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द नॉर्मल n। ये नॉर्मल लोड क्या है, जहां पे भी कांटेक्ट हो रहा है वहां पे जो नॉर्मल लोड होगा उसके प्रोपोर्शनल है। एंड ऑब्वियसली इस प्रोपोर्शनल साइन को अगर हम हटाते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आता है
है ना, वो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब आप ये चीज याद रखो, ये जो फॉर्मूला है इट इज वैलिड ओनली फॉर दैट कंडीशन जब आपका क्या हो, अप्लाइड फोर्स बराबर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब आपका एक इंपेंडिंग मोशन कंडीशन हो, जब बॉडी एक्चुअली ऑन द वर्ज ऑफ मोशन हो या बॉडी स्टार्ट करने वाला हो मोशन। वो कब पॉसिबल होगा, जब अप्लाइड बराबर होगा मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स के। या फिर कंडीशन का नाम याद रखना आपको, इंपेंडिंग मोशन बोला जाए या ऑन द वर्ज ऑफ मोशन बोला जाए या जस्ट अबाउट टू स्टार्ट बोला जाए, ये सब एक ही मीनिंग रखते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमेशा यूज नहीं हो सकता, ये फॉर्मूला तभी यूज हो सकता है जब आप ये बोल रहे हो कि बॉडी इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन या जस्ट अबाउट टू स्टार्ट या इंपेंडिंग मोशन कंडीशन, ये तभी एप्लीकेबल है, बाकी किसी भी जगह एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, मतलब इन अ केस जैसे आप कोई, जैसे ये वाला केस था, ये फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, अब यहाँ पे मैं क्या ये फॉर्मूला थोड़ा ना अप्लाई करूंगा, ये फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू से कम हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शनल फोर्स कभी भी मैक्सिमम तोड़ना क्यों लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स का तो वही वैल्यू लगेगा जो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस कर रहा होगा जस्ट। ठीक है, तो फॉर्मूला एप्लीकेबल कब होगा, जब आपका मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा एक्चुअली में तब, या फिर जो हम कंडीशन का नाम बोला इंपेंडिंग मोशन। ठीक है, अब आप जो वो बोल रहे थे फ्रिक्शन वाला पार्ट, देखो फ्रिक्शन को अगर आप माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, देखो फ्रिक्शन को अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो एक्चुअली में होता क्या है, तो लेट्स सपोज ये ब्लॉक है आपके पास, है ना, और ये प्लेन है, एंड ऑब्वियसली ब्लॉक का जो सरफेस होगा वो तो स्मूथ होगा नहीं, आइडियली थोड़ा कुछ रफनेस रहता है। ठीक है, और जो प्लेन है वो भी स्मूथ नहीं है, उसमें भी कुछ रफनेस है। ठीक है, तो मैं जहां पे कांटेक्ट कर रहा हूँ वहां पे रफनेस देख रहा हूँ बस। तो अब आप एक चीज देखो, एक्चुअली अगर आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हो सरफेस, कुछ रफनेस दिखाई देगी, रफनेस एलिमेंट्स, बेसिकली ये क्या है, रफनेस एलिमेंट्स। तो जब सिंपली ब्लॉक आपने इसके ऊपर रखा है तो ये जो रफनेस एलिमेंट्स है आपस में मैशिंग कंडीशन में होंगे, मतलब ऐसा कुछ, इसका रफनेस है ऊपर ब्लॉक का और इसका कुछ ऐसा है, ये ऐसे क्या है, ये मैशिंग हो रही है। मैशिंग मतलब आपका एक जो क्या है बेसिकली इरेगुलर, या आप बोल सकते हो अनइवननेस है बेसिकली, या आप ऐसे बोल सकते हो इसको अनइवननेस बोल सकते हो। ठीक है, जो प्रोजेक्शंस डिप्रेशंस है वो बोल सकते हो। ठीक है, जो रफनेस एलिमेंट्स है ये बोल सकते हो आप अनइवननेस या फिर रफनेस एलिमेंट्स। ठीक है, या फिर आप ये भी वर्ड यूज कर सकते हो इरेगुलरिटीज जो सरफेस में। ठीक है, तो कोई भी आप वर्ड यूज करो, तो बेसिकली कुछ इसमें है कुछ इसमें। अब आपने सिर्फ ब्लॉक को इस सरफेस के ऊपर रखा है तो एक्चुअली क्या होता है, इनका आपस में मैचिंग है। ठीक है, सिंपल आपने इसको रखा तो ये ऑब्वियसली ये मैचिंग कंडीशन में होंगे। ठीक है, अब जब मैचिंग कंडीशन में, ठीक है, मैचिंग ऑफ व्हाट, दिस रफनेस एलिमेंट्स, रफनेस एलिमेंट, अब जब ये मैशिंग कंडीशन में है और अब आप इस पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो ये जो मैशिंग हो रही है रफनेस एलिमेंट्स की अपने आप पहले से, तो ये कहीं ना कहीं जो आप फोर्स लगा रहे थे उसको अपोज कर। ठीक है, आपने इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया एफ, लेट सपोज ऐसे, तो इनका तो आपस में मैशिंग हो रखा है, ये चीज रफनेस एलिमेंट्स का आपस में मैशिंग हो रखा है। और जब मैशिंग हो रखा है ना, तो क्या होगा, ये जो मैशिंग है ये एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इसके मोशन को भी, इसके मोशन को भी, ये इसके मोशन को ऑफर करेगा रेजिस्टेंस, ये इसके मोशन को ऑफर कर रहा होगा। तो ये जब मैशिंग हो रखा है तो रेजिस्टेंस ऑफर होता है कहां से, मैशिंग से। ठीक है, तो ये मैशिंग बेसिकली क्या करेगा, ऑफर्स रेजिस्टेंस, ये चीज। अब आप एक चीज देखो, ठीक है, कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, जितना आप फोर्स लगा रहे हो उतना ऑफर करेगा, लेकिन इसके रेजिस्टेंस ऑफर करने की तो कोई लिमिट होगी मैक्सिमम, उसको हम बोल रहे हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, जो आप अप्लाई कर रहे हो उसकी लिमिट नहीं है। बट इसके जो मैशिंग है इसकी जो रेजिस्टेंस जो ऑफर कर रहा है इसकी एक लिमिट होने वाली है, तो कितना मैक्सिमम ऑफर करेगा वो डिपेंड करता है नेचर पे, कैसा कॉन्टैक्ट हो रहा है। ठीक है, उस पर तो इसकी एक लिमिट है, लेट सपोज कोई भी लिमिट है, उतना आपने फोर्स लगा दिया अभी भी। अब जैसे ही अब मैं फोर्स उसकी लिमिट से ज्यादा लगा रहा हूं तो मैशिंग तो ब्रेक हो चुकी है। अब जब मैशिंग ब्रेक हो चुकी है तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि अब जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा होगा वो कम हो रहा होगा, वो चीज है। ठीक है, मतलब ये उसका लॉजिकल रीजनिंग है, बट एक्चुअल जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, बट इसके पीछे लॉजिकल रीजनिंग ये होता है एक्चुअल में। ठीक है, ठीक है, ये चीज क्लियर है। ठीक है, चलो बाकी फिर रिमेनिंग पार्ट फिर कल डिस्कस कर।
हाँ टाइमिंग क्या आप लोगों को चेंज बोला है ना, कुछ कॉल आया था किसी को कॉल नहीं आया? 4:30 से? नहीं 2 से। हाँ आपका ना न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है स्टील 4:30 से। 2 बजे से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होगा, उसके बाद फिर स्टील होगा। हाँ 2 बजे से होगी। आपकी क्लास है? हाँ ये तो है, अब क्या करें। तो इस वैसे एक्चुअली क्या है ना, देखो मैकेनिक्स इस वीक में ओवर हो जाएगा, हमारा कोशिश है कि इस वीक में हो जाए। तो इस वीक तक का ही प्रॉब्लम है, उसके बाद नहीं होगा, क्योंकि आप जैसे आप मैकेनिकल के हो ना, तो आपका तो फिर शाम को न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट होगा प्रोडक्शन, तो आप उसमें बैठ सकते हो। बाकी सिविल वालों का तो खैर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है 4:30 या 5 जो भी टाइम है, पता नहीं मुझे। हाँ 4:30 है ना, मैकेनिकल वालों को प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो इस वीक तक ही मैनेज करना है 2 बजे का टाइमिंग। ठीक है।